सप्लाई पे कोई टैक्स नहीं देना है, और ऐसी सप्लाई को हमें 3.1.1 के कॉलम 2 में अपनी सप्लाई को शो करना है, जिसपे हमारी टैक्स की लायबिलिटी नहीं है। उसकी टैक्स की लायबिलिटी ई कॉमर्स ऑपरेटर पर ही आएगी। इसके बारे में एक क्वेरी और ये आ रही है कि हम इसको जीएसटी 1 में किस कॉलम में शो करें। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि इसको एग्जम्प्ट सप्लाई में हम जीएसटी 1 में शो करेंगे। बाकी यहाँ पे मैं राय जानना चाहूंगा, आप लोगों की क्या राय है कि हम अपनी ऐसी सप्लाई को जो हम ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दे रहे हैं, तो उसकी सप्लाई को हम जीएसटी 1 में कैसे मैनेज करें। संजय सर। सर अनम्यूट कर लीजिए। जी सर। R1 के R1 से रिलेटेड में। हाँ जी, हाँ जी। निशांत भाई, अंकित भाई, R1 की पोजीशंस के अंदर अभी तक तो कोई सा कॉलम कोई है ही नहीं इससे रिलेटेड। अगर हम ई और कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर कोई जी सप्लाई दे रहे हैं तो सर, उसके वहां लिए। पे वही मैं बात कर रहा था अंकित जी, कि हमारे पास जो ई कॉमर्स में आता है वहाँ दो कॉलम आ जाते हैं सर हमारे पास 3B में। 3B में कॉलम आ जाते हैं सर। सही जी, है। वहाँ पे एक कॉलम में हमें अपनी एक्सेप्ट करनी है कि जो हमने उसके थ्रू भेजी है ई कॉमर्स के हाँ थ्रू, जी। स्विगी जी जोमेटो से की, उस पर हमें लाइबिलिटी जी। पे टैक्स देना नहीं है। हाँ रेस्टों जी। पे हमें 5% देना है। जी जी जी। डिटेल हमें दोनों देनी है। वो दोनों डिटेल हाँ सर जी। क्रॉस अपने आप ऑटोमेटिकली हो रही है उनकी वहां से, क्योंकि जी वो उसको अपनी R1 में शो करेंगे टैक्सेबल में। जी। जो स्विगी या 3.1 जोमेटो वाली है वाला वो तो जो, शो हो जाता है, जी, लेकिन जो हमारी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू है वो कैसे हम अपनी R1 में शो करें, या हम R1 में शो ना करें। नहीं सर, R1 में हम शो नहीं भी करें तो भी, क्योंकि वो सर हमारी एग्जेम्प्टिव पे हमारी टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, वो हमारा दरअसल में एग्जेम्प्टेड में ही जाएगी सर। दरअसल में क्या है, वो टर्नओवर का पार्ट तो है, तो इसलिए हम अगर बिल्कुल एग्जम्प्ट बिल्कुल सप्लाई है। में उसे डालेंगे तो ही वो टर्नओवर का पार्ट मान बिल्कुल जुड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि सर वहां पर वो कनेक्ट करेगा उससे, हाँ जी। डाटा तो उठेगा सेल्स का, वो R1 से ही लिया जाएगा। इसीलिए अब सर मैंने तो अभी, क्योंकि लास्ट मंथ वाले में मैंने तो अपने व्यापारी के एग्जेम्प्ट में दिखा दी, जो स्विगी से उसने किया है, रेस्टोरेंट सर्विस वाले ने। तो क्या ऐसी सप्लाई को रजिस्टर्ड सर्विस में, रजिस्टर्ड सप्लाई में माना जाएगा या अनरजिस्टर्ड सप्लाई में। आ, सर ये इसके अंदर बेसिकली क्या है, रजिस्टर्ड सप्लाई B2B हम यूं नहीं मान सकते, क्योंकि सर हम जो बिलिंग कर रहे हैं वो तो कस्टमर है और उससे पैसा कलेक्ट कर रहा है स्विगी। जी, क्योंकि हमने सप्लाई तो स्विगी को दी ना। हम नहीं सर, हमने स्विगी को सप्लाई नहीं दी है सर, हमने बिलिंग स्विगी के नाम नहीं करी है। स्विगी सर कलेक्ट कर रहा है हमारे वेब पर सर, वहां पर सर यहाँ जब यहाँ जो जब लाइबिलिटी चेंज करी गई है, टैक्स यहाँ की लाइबिलिटी लाइबिलिटी जो चेंज स्विगी की करी है गई ना। है। जी। हाँ, स्विगी ने लाइबिलिटी चेंज करी है ना सर, तो बट आप बिलिंग स्विगी को कहाँ कर रहे हो? स्विगी को आप बिलिंग नहीं कर रहे हो ना, इसलिए हम B2B में उसको नहीं शो कर। तो हम उसे अनरजिस्टर्ड एग्जम्प्ट सप्लाई में डाल दें। जी, एग्जाम सप्लाई में दे रहे हैं, जी। क्योंकि सर जो इन्होंने ये जो चेंजेस करके लाए हैं जीटीए, इसके अंदर जब ये लेकर आए हैं स्विगी को, जब इन्हें कन्वर्ट किया, टैक्स लाइबिलिटी ली इन लोगों की, स्विगी और इसकी जोमेटो की, जी। तो पर्पस सर्विसेज से रिलेटेड पे रखा है इन्होंने। हाँ जी। क्योंकि स्विगी हमें अपनी सर्विसेज का बिल इश्यू करता है, जी। जिसपे वो हमसे टैक्स चार्ज करता है, वो हमारे एक्सपेंस का पार्ट होता है सर, हाँ जी। वो हमारी सेल्स का पार्ट नहीं है। इसीलिए हम स्विगी को बिलिंग नहीं कर रहे हैं, तो हम जो बिल कर रहे हैं वो B2C के अंदर हम एग्जेम्प्ट में दिखा रहे हैं, और जितनी हम B2C की डायरेक्ट कर रहे हैं या B2B या B2C की, वो हम अपने R1 में टैक्सेबल पे दोनों को तो दिखा रहे स्विगी जो हमें कमीशन देगा उस पे वो हैं। जी आरसीएम के थ्रू ही पेमेंट करेगा। सर, स्विगी हमें कमीशन नहीं दे रहा सर, हम स्विगी को कमीशन दे रहे हैं। तो स्विगी हमें बिलिंग करेगा। नहीं, स्विगी हमें बिलिंग कर रहा है ना सर, तो क्या अपनी उसका सर्विसेज इनपुट की। इनपुट हाँ लेंगे लेते हम हैं। उसका। नहीं, हम नहीं ले सकते ना, रेस्टोरेंट सर्विस जी। में नहीं ले सकते सर, एक्सपेंस का पार्ट है वो। संजय जी, रेस्टोरेंट के नहीं, अंदर जो जो संजय जी जी, जी भाई साहब, जी क्योंकि ये भाई साहब। कमीशन सर्विस होगी, जो रेस्टोरेंट सर्विस होगी वो अलग चीज है, ये कमीशन सर्विस होगी, तो क्या सर उस पे इनपुट सर्विस कमीशन तो है ना सर आपकी, जी। कंपोजिशन माना गया है रेस्टोरेंट सर्विसेज को 5%। संजय जी, ये दोनों तरह की क्यों नहीं हो सकती है? जी दोनों कैसे? तरह B2B भी तो हो सकती है।
किसको B2B किसको सर? स्विगी को? नहीं, स्विगी को, जिसको नहीं स्विगी के अलावा तो लेकिन- नहीं, स्विगी के अलावा तो B2B हो ही रही है, तो उसको तो हम मान ही रहे हैं ना सर उस पे। नहीं, स्विगी के माध्यम से जो हो रही है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जी भाई जिस अल्टीमेट जो बायर है हमारे यहाँ पे, जी स्विगी जिसको जाके डिलीवरी देगा, जी। मे बी कि वो भी तो हाँ सर, तो वो तो हो सकता है, मगर वो उसमें तो हमारी अलग मैटर है। लाइबिलिटी नहीं है ना सर हमारी वहां पर। वहां तो हमारी लाइबिलिटी तो जीरो। हाँ नहीं, सर का कहना यह है कि हम किसी रजिस्टर्ड डीलर को अगर सप्लाई देते हैं, वो हाँ। स्विगी के थ्रू देते हैं, तो वो जी। हमारी रजिस्टर्ड सप्लाई में जाना चाहिए, और जो हम अनरजिस्टर्ड को देते हैं स्विगी के हाँ थ्रू, तो वो रजिस्टर अनरजिस्टर्ड। सप्लाई में आप शो करेंगे सर बिल्कुल। R1 में, मगर जी वहां जी। पर टैक्स लाइबिलिटी तो जीरो मानेंगे ना नहीं नहीं, आपकी। टैक्स वो एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए बोल रहे हैं, एग्जेम्प्ट जी जी सप्लाई में हम उसे टैक्सेबल में मानेंगे, हाँ और उसे बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो लेकिन क्या रजिस्टर्ड डीलर अगर हमारे से वो सप्लाई ले रहा है, तो उसके यहाँ 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होगी वो अमाउंट? हाँ होगी, उसे मगर तो टैक्स तो वहाँ उसे जीरो होगा, बिल्कुल होगा, रिफ्लेक्ट होगा। नहीं, उसे इनपुट मिलना चाहिए ना, उसे इनपुट कैसे मिलेगा? सर खाने पे कहाँ मिल जाएगा किसी को? नहीं सर, मैं सर्विसेज पे है ही नहीं। नहीं, मैं किसी चीज का सेलर हूँ, वो जी अदर गुड्स हैं, वो रेस्टोरेंट क्या? सर्विसेज नहीं है। जी। तो मैंने अपने यहाँ कोई भी आयोजन किया, उसके लिए मैंने हम्म। स्विगी के थ्रू अपने यहाँ खाना मंगाया, तो क्या ठीक है। मैं ऐसे एक्सपेंसेस का इनपुट नहीं क्लेम कर सकता? नहीं सर, फूड एक्सपेंसेस बाहर है सर, जहां तक मेरी नॉलेज है आईटीसी या फूड की नहीं मान सकती। चाहे आप अपने स्टाफ को किसी को भी खिला रहे हैं किसी फंक्शन में खिला रहे हैं अपने वर्क प्लेस पे, फूड आइटम पर सर 75 में ब्लॉक है, आईटीसी नहीं ले सकते, एक्सपेंस का पार्ट नहीं है सर वो फूड पे। बाकी राकेश भाई साहब आप बताइए। मैं नहीं बता पा रहा हूँ, मैं बीच में बोल जाता अदरवाइज तो। सर मेरा ये कहने का मतलब है भाई साहब कि यदि कोई भी व्यापारी ने अपने अपने व्यापार स्थल पे कोई फंक्शन किया और अपने स्टाफ को खाना खिला रहा है, खाना उसने स्विगी से मंगाया जिसको उसने टैक्स पे किया, तो क्या उसका इनपुट ले पाएगा? नहीं, उसका तो नहीं ले पाएगा, ये तो तय है कि नहीं जी, ले पाएगा। जी लेकिन जी क्या ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं कि जहाँ हम दूसरे तरीके से देखें हैं कि क्या कोई ऐसा भी सामने वाला हो सकता है रेसिपिएंट ऑफ सर्विस जिसे आईटीसी लेनी हो या नहीं होगा। सर कुक फूड पे तो कहीं है ही नहीं ना सर, खाने की चीजों पे तो है ही नहीं ना कंज्यूम। नहीं सर, जैसे कोई कंपनियां होती हैं तो वो होटल्स ऐसा वगैरह होता है कि के वो बिल्स लेते हैं ना सर। फर्दर सेल करे उसी कोई पर्टिकुलर आइटम है, ठीक है ना। अंकित जी देखिए, जो कंपनियां सर्विसेज होटल सर्विसेज लेती हैं तो सर वो होटल एकोमोडेशन अपने वो बिजनेस एक्सपेंसेस में लेती हैं उसको। क्या उसका इनपुट क्लेम नहीं करते? सर होटल एकोमोडेशन के आईटीसी जहां तक है नहीं लिए हुए सर। बिजनेस के अंदर जब वो कहीं जाके अपना बिजनेस या ऑर्डर ऑब्टेन करने के लिए जा रहे हैं, वहां जो होटल सर्विसेज ले रहे हैं वो अपने एक्सपेंस का पार्ट तो मिलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, बट आईटीसी किसी ने लियो। सर होटल सबमिशन की आईटीसी मिल ही नहीं पाएगी। जी होटल सबमिट की आईटीसी इसलिए नहीं मिल पाएगी, प्लेस ऑफ सर्विस वो प्लेस होगा। मान लीजिए आप आउट ऑफ स्टेट जा रहे हैं तो वहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी वहाँ पर चार्ज सर किया वो जाएगा, तो नहीं मिल पाएगी, हम वो विद इन तो स्टेट अलग की रहा बात कर बिल्कुल। लेते हैं अगर तो वो। मिल ही नहीं नहीं पाएगी वहां पे समझे। वो तो इशू और अलग रहा। अदरवाइज भी सर जो बोर्डिंग की आईटीसी है वो क्लेम नहीं हो सकती है। फूड मेरा बिल्स भी की यही और कहना। बोर्डिंग की आईटीसी पहले से ही रिस्ट्रिक्ट है और एक्ट में भी सर वो बिल्कुल लिखा हुआ है, व्हीकल्स के बिल्कुल लिए भी बिल्कुल लिखा हुआ है 17% सर। थैंक यू। थैंक यू अजय सर। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल वहां नहीं मिलेगी। मगर सर अभी कुछ दिनों पहले सर अपने ही इस पे फोरम पर एक सज्जन आए थे तो उन्होंने आईटीसी मिसमैच में बताया था कि यदि आप कहीं बाहर ले जा रहे हैं किसी को इसमें और वहां पर वो सप्लाई आपको उस जगह दे रहा है तो वो सीजीएसटी एसजीएसटी करेगा, जबकि वो आपकी आईजीएसटी है तो वो एडजस्ट हो सकती है, क्लेम कर सकते हैं अपने ही अब सर फोरम पे। देखिए, अपना अपना ओपिनियन है सर, उनका कुछ प्रोसीजरल नो हाउ इस तरह का हो सकता है रहा होगा, क्योंकि सर प्रैक्टिस में कुछ एक प्रोसीजरल नो हाउ भी होते हैं। तो एक स्पेसिफिक कंडीशन जब जिसके सामने आती है, हो सकता है वहां पे पता नहीं उन्होंने क्या डिसीजन लिया होगा, बट इन जनरल तो सर वो क्लेमेबल नहीं है। अंशुल सर कुछ बोलेंगे आप इस संबंध में? तो सुन रहा हूँ मैं काफी देर से,
हम तो बड़े कंफ्यूज हो गए हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्या हाँ, संजय सर सही सवाल बोल रहे कहीं से हैं, अजय जी सही बोल रहे सवाल हैं सर कहीं से शुरू हुआ था, सवाल हाँ। कहीं से शुरू हुआ था हाँ। और वो उस एक सवाल ने कई सवालों का रूप ले लिया। वो तो मेरे को समझ में नहीं आया कि बात चल कहाँ रही है, हमारे तो दिमाग में बात हाँ, नहीं आ रही। मैं यही देख रहा हूँ कि मतलब सवाल शुरू कहीं से हुआ था और उसमें एक के बाद एक नए सवाल जोड़ते चले गए और हम देने वालों हम बात आईटीसी की कर रहे हैं, सप्लाई की कर रहे हैं, ये कमीशन की कर रहे हैं। 3B में कैसे डिस्क्लोजर करना है उसका उसकी कर रहे हैं कि R1 में करना है कैसे उसकी कर रहे हैं। बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है आज तो भाई। हर क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हाँ, क्योंकि इंटरलिंक्ड है ये अंशुल भाई। हाँ, ये प्रैक्टिकल सर। प्रॉब्लम्स हैं। अंशुल जी सब चीज इंटरलिंक्ड है, जो प्रॉब्लम आ रही है हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, बिल्कुल सर, सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। फूड पे जो आईटीसी का मैटर है वो वाकई पूरा उसकी आईटीसी नहीं मिल सकती है। सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में उसको बैन ब्लॉकेज किया है। गया है, आईटीसी नहीं मिलेगी, ब्लॉक। मतलब ये बात बड़ा- बिल्कुल सही है। और बट अंशुल जी वही वाली बात आ रही है कि हम R1 में कहाँ दिखाएं अपनी एग्जाम सप्लाई को, जो हाँ हमने हाँ हाँ स्विगी हाँ को हाँ, दी। जो फर्स्ट क्वेश्चन जो अंकित जी का है, जी। ये मुझे भी, मैंने अभी इसको नहीं चेक किया है, मैं इसको अपने यहाँ पे पेंडिंग में लेकर रहा हूँ। ये नेक्स्ट मीटिंग जरूर बताऊंगा एग्जैक्टली, क्योंकि किसी भी चीज पे डिसीजन लेने से पहले ना हमें ये देखना पड़ेगा कि वो किस सेक्शन से गवर्न हो रहा है और उसका कहाँ कहाँ किस तरह से इम्पैक्ट होना है। तो हम इसको ऐसे ही नहीं कह सकते कि इसको एग्जाम में डाल करके हम इसको फाइल कर दें। सर और दूसरी बात एक और चीज है ना, हर एंगल पे चेक करना पड़ेगा कि कौन सा प्रोसीजर सबसे बेस्ट है, एक्ट उसमें क्या बोलता है, उसकी भाषा क्या है। एक और चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, जैसे अभी बात हो रही थी, चलो हम उसका इनपुट नहीं लेते हैं, वो अलग मैटर है, लेकिन जब हम उसका एक्सपेंसेस दिखाएंगे, हम किसी रजिस्टर्ड डीलर को एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, जीएसटी पे कर रहे हैं, भले हम उसका इनपुट ना लें, लेकिन वो रजिस्टर्ड डीलर को जो एक्सपेंसेस पे किए वो शो तो होने चाहिए ना। नहीं, शो जब आप उस एक्सपेंसेस का आपको आईटीसी, वो बैंड आईटीसी, जब बैन है वो आईटीसी, ठीक, वो आप बात जब सही है। 3B भरेंगे तो वहां पे उसका डिस्क्लोजर है कि हमारी आईटीसी ऐसी कौन सी है जो इनएलिजिबल है, उसको हमें वहां पे डिस्क्लोजर करके छोड़ देना है। वो तभी तो होगी ना सर, जब अगर हमारे इनपुट में रिफ्लेक्ट जब होगी, हमारे 2B में दिखेगी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जब देखिए, हम अगर अपने कोई जीएसटी B2B 1 में शो ही नहीं कर रहे उसे, तो फिर वो नहीं, अभी सामने मैं वाले के आईटीसी 2B की में बात कर कहाँ? रहा हूँ सर, मैं अभी सिर्फ सर, आईटीसी की बात कर रहा हूँ। आईटीसी की बात कर रहे हैं, वो भी बात है, R1 लेकिन का हमें- जीएसटी R1 का तो कोई मतलब ही नहीं है उसमें। मैं ये बता रहा हूँ, मैं एक रेस्टोरेंट हूँ, मैंने हाँ। स्विगी के थ्रू एक रजिस्टर्ड डीलर को सप्लाई दी। आपने एक स्विगी के थ्रू रजिस्टर्ड डीलर को सप्लाई की है, ठीक है। हाँ जी। अब टैक्स की लायबिलिटी स्विगी की आ गई। हाँ, सप्लाई की केस में और हाँ जी। स्पेसिफाइड डीलर हूँ मैं, क्योंकि मैं जो स्पेसिफाइड सप्लाईज इन्होंने कवर करी हैं अभी न्यू अमेंडमेंट में, मैं उसमें कवर होता हूँ जी। तो अब ऐसी सप्लाई को मैं रजिस्टर्ड डीलर एग्जम्प्ट सप्लाई में डालूं, मैं अपनी जीएसटी R1 की B2B सप्लाई में डालूं, किस तरीके से उसे मैनेज किया जाए ताकि सामने वाले मैं जहाँ तक को भले समझता हूँ, देखिए मैंने इस पे इनपुट ना मिले मैंने उसका। इस पे अभी काम नहीं किया है। मैं आपको आश्वासन देता हूँ नेक्स्ट मीटिंग में इसको एकदम क्लियर कर दूंगा कि मेरा जो इसमें व्यू है, 3.11 टेबल जो ऐड की गई है वो एक सिर्फ और सिर्फ एक डिस्क्लोजर पर्पज है मेरे हिसाब से, उसका कोई वो बात- लायबिलिटी पे असर नहीं होगा। जी, क्या मैं जी। ठीक कह रहा हूँ? मुझे यहाँ पे बताइए, मेरी व्यू यहाँ पे ठीक है या गलत है? फिर नहीं दरअसल अंशुल में भाई क्या है बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 3B में हमें दोनों पार्ट करने हैं, जिसपे हमारी टैक्स लायबिलिटी है वो हमारा पार्ट है, और 3.11 में हमें वो पोर्शन देना है जो हमने स्विगी के थ्रू दिया। 3.11 में भी कॉलम नंबर A, कॉलम नंबर B, शायद 2 कॉलम है। हाँ जी, 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 जी। कॉलम और नंबर एक कॉलम ई कॉमर्स ऑपरेटर के कॉमर्स लिए है। ऑपरेटर को भरना है। अगर मान लीजिए मैं खुद डीलर हूँ, मैं खुद ही ई कॉमर्स ऑपरेटर हूँ, हाँ जी, मैं ही डीलर हूँ, रजिस्टर्ड डीलर और ई कॉमर्स ऑपरेटर हूँ, यानी मैं ही स्विगी हूँ, तो मुझे 3.11 का जो फर्स्ट कॉलम है वो मुझे फिल करना है, पहली बात 3B में, ठीक है। अच्छा, अंकित जी का जो सवाल था कि मैंने सप्लाई की है स्विगी के प्लेटफॉर्म के थ्रू रजिस्टर्ड डीलर को, यही सवाल है ना अंकित जी आपका? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अब आप चाह रहे हैं कि उसका मैं R1 में कैसे डिस्क्लोजर करूं? हाँ जी। तो मैंने यहाँ पे ये एक बात पूछी थी कि मैंने अभी इसको प्रैक्टिकली किया नहीं है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ 3.11 जो 3B की टेबल है, हाँ जी, वो मेरे व्यूज के हिसाब से वो सिर्फ एक डिस्क्लोजर पर्पज है, उसका टैक्स लायबिलिटी पे कोई असर नहीं है। नहीं सर, मेन जो टैक्स टेबल है
टैक्स लाइबिलिटी का असर इसलिए है उस पे, अगर मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर हूँ तो उसका असर मेरे ऊपर पड़ेगा, लेकिन अगर बिल्कुल। मैं रेस्टोरेंट प्रोवाइडर हूँ जो मैं स्विगी के थ्रू सेल करता हूँ, तो मुझे 3.1.1 के सेकंड पार्ट उसका में अपनी उसका सप्लाई टैक्स देनी है, उस लायबिलिटी पे पर कोई कोई टैक्स, असर नहीं पड़ेगा। उसका कोई असर नहीं है। उसका कोई असर नहीं उसका पड़ेगा। कोई असर नहीं। हम्म। मैं इस सवाल को मेरा पेंडिंग है, मैं इसको नेक्स्ट में जरूर क्लियर करूंगा, क्योंकि मैंने इसका भी काम नहीं किया है। यही अमेंडमेंट आया है मेरे पास, थोड़ा सा व्यस्तता रही, मैं इसको नहीं पढ़ पाया हूँ। मैं इसको नेक्स्ट मिनट जरूर क्लियर कर दूंगा परफेक्टली। जी जी, जी। थैंक यू सर। अंकित सर। जी हाँ बोलूं। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। आप लोग तो वकील वाली भाषा में बात कर रहे हो, मैं तो व्यापारी के हिसाब से बात करूंगा। आप बताइए, आईजीएसटी वाला जीएसटी नंबर है और जी सीजीएसटी से पेमेंट लिया जा रहा है, ठीक है, होटल वाले के हिसाब से। जी होटल का आइडिया नहीं, जो आप लोग जो तर्क वितर्क कर रहे हो उससे मैंने जी कैलकुलेशन निकाला। जी जी तो पार्टी जिसने अपनी बुक में जो मतलब होटल की सर्विस दिखाएगा, हाँ जी, वो तो रिटर्न में जब भरेगा कि मैंने इतनी यहाँ सर्विस ली, हाँ तो वहाँ जी। तो कंफ्यूजन में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। डिपार्टमेंट तो फिर उससे डिमांड कर लेगा। नहीं सर, डिमांड नहीं करेगा। दरअसल में क्या है कि उसके पास बिल है, बिल पे उसने टैक्स पे किया हुआ है, वो जो हाँ। एक्सपेंसेस हैं वो टैक्स पेड एक्सपेंसेस हैं। अब तो टैक्स पेड किया हो तो दूसरे स्टेट में ना, सीजीएसटी एसजीएसटी। वो वो कुछ भी हो, वो रजिस्टर्ड डीलर को एक्सपेंसेस पे हैं, वो हम्म क्योंकि उसने सर्विस वहीं पे ली है, तो इसलिए उस पर हम्म। सीजीएसटी या जीएसटी एप्लीकेबल होगा। वो सही है, नहीं तो उसमें कोई वो दिक्कत वो सर्विस लिया है, तो जब वो दिखाएगा तो उसका तो इनपुट क्लेम भी मांग सकता, फिर तो वो नहीं। इनपुट क्लेम नहीं मिलेगा उसमें। नहीं मांग सकेगा। नहीं सर। ये है क्या, क्वेश्चन मार्क है इसमें लेकिन। हाँ, नहीं वो पोर्टल पे भी अवेलेबिलिटी नहीं है, हम पोर्टल पे भी उसको क्लेम नहीं कर पाते। हाँ वही तो। जी। इसके अलावा एक और क्वेरीज है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहूंगा। हमारा एक डीलर है, वो रेते का व्यापार करता है। उसने एक डंपर की परचेज की और डंपर के थ्रू वो अपने रेते की डिलीवरी देता है। अब इसमें क्वेरी ये आ रही है कि वो क्या उस डंपर का इनपुट ले सकता है? क्यों नहीं लेगा? क्यों नहीं लेगा? ठीक है सर। अब इसके बाद दूसरी क्वेरी ये आ रही है, मेरे डंपर की इनपुट जो बैठ रहा है वो लगभग 20 लाख रुपए का इनपुट है। मेरी जो सप्लाई होगी वो पूरे साल में 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 60 लाख, 70 लाख, उसकी जो भी लाइबिलिटी बैठेगी टैक्स की, तो उस पर टैक्स की लाइबिलिटी क्या होगी? क्योंकि मैं तो रेता सेल कर रहा हूँ और उसी में अपनी कॉस्ट ऐड कर रहा हूँ। सपोज कीजिए मेरी परचेज वैल्यू 100 रुपये है और मैं उसको 1000 रुपये में बेच रहा हूँ। इसीलिए तो जी, इसीलिए तो क्योंकि आईटीसी लेंगे। अब दूसरी बात ये है नहीं कि सर, ये साथ में ध्यान रखना पड़ेगा आईटीसी। जी अंकित जी, जी सर। साथ में ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें, इसका अदरवाइज यूज तो नहीं कर रहे, साथ ही साथ आप उसके अलावा अपने ओन नहीं बिजनेस के सर, अलावा नहीं नहीं, और कुछ नहीं, और कोई तो यूज नहीं है। बिल्कुल पूरी पूरी आईटीसी मिलेगी नियमानुसार जो है, कहीं कोई दिक्कत नहीं उसमें। जो मैं सप्लाई दे रहा हूँ सर, वो मैं सामने वाले के प्रेमिसेस पे अरे सप्लाई आपने दे रहा जो हूँ। भाड़े बिल्कुल डोर डिलीवरी दे रहे हैं, भाड़ा हाँ समेत दे जी दिया ना आपने, उसकी जी पूरी जी कॉस्ट जी ले जी ली। जी। जो हाँ टैक्स जी। लायबिलिटी बनेगी वो चुकाएंगे, उधर एडजस्टमेंट करेंगे नहीं, आईटीसी का। तो टैक्स लाइबिलिटी मेरी 5% के हिसाब से, क्योंकि रेते पे 5% की लाइबिलिटी है, तो 5% के हिसाब से बनेगी, या क्योंकि मैं सर्विस भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, डोर नहीं नहीं, डिलीवरी दे रहा हूँ। 5% की डोर डिलीवरी दे रहे हैं नहीं, आप, सर्विस नहीं दे रहे, हाँ जी। गुड्स की सप्लाई दे रहे हैं आप। इसमें सब देखेंगे, इसमें देखेंगे कि प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है। प्रिंसिपल सप्लाई है हमारी रेता, जो जी मिट्टी आप सप्लाई कर रहे हाँ हैं। जी जी अच्छा, इसमें सेकेंडरी सर्विस क्या है जो आप बता रहे हैं कि जो आपने भाड़ा मतलब डोर डिलीवरी दी? हाँ जी नहीं तो वो सेकेंडरी का, आपने तो उसकी आईटीसी पूरी ले ली ना। बात हाँ जी समझिए, आपने ट्रक तो आपका ओन्ड हो गया ना। हाँ जी, सेकेंडरी ट्रक हो सर्विस आपने गया। कहाँ ऐड करी उसमें? एक तो होता है ना कि मैंने माल, गुड्स है मेरे पास, मैंने कोरियर सर्विस ली, भाई मुझे माल आपको पहुंचाना है, उसका पैसा जी मैं आप पे ऐड कर रहा हूँ। तो हाँ एक जी, एक तो ये होगा ना, वो मैंने तो अलग। सेकेंडरी सर्विस भी आपको आपसे ली, एक जी 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 अदर सेकेंडरी सर्विस ली, उसका भी पैसा मैंने आपसे लिया है जी जी जी। भाड़ा। तो यहाँ तो ट्रक मेरा खुद का है ना। हाँ जी
तो यानी क्योंकि अगर 1000 रुपए में मैं सप्लाई कर रहा हूँ रेत या मिट्टी, हाँ तो जी, उसमें 1000 रुपए पूरी टैक्सेबल वैल्यू है, हाँ जी, 5% और 5% 5% टैक्स ये हो चार्ज गया। करेंगे। और आईटीसी जो उसकी है, जो व्हीकल है, तो वो सेक्शन 17(5) के हिसाब से ब्लॉक नहीं होगी, क्योंकि टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई अगर हम करते हैं, उसमें अगर व्हीकल का इस्तेमाल हो रहा है, कमर्शियल व्हीकल का, तो हाँ जी, उसकी आईटीसी मिलेगी। उसका इनपुट मिलेगा। हाँ दरअसल में हाँ क्या, हाँ ये जो केस इसलिए मैं रख रहा हूँ, एक हमारे एडवोकेट ही हैं, उनके साथ में ये प्रॉब्लम आई थी। अधिकारी ने उनसे कहा कि ये आपकी कंपोजिट सप्लाई में जाएगा और नहीं नहीं इसमें नहीं, क्योंकि सर्विस इंक्लूड है, तो मेरा ना भी इसमें यही सर्विस है सजेशन ही था, नहीं, क्योंकि ये सर्विस है ही नहीं और सर्विस है ही नहीं इसमें। अंकित जी व्हीकल का यूज केवल तो आप, बहुत सारे। अंकित जी आप न भाड़ा तय कर रहा है, वो कितने का जी भाड़ा जी, है, कितना क्या है, भाड़े शब्द है ही नहीं वहां नहीं पे। नहीं नहीं आप नहीं, वो केवल चीज सैंडी कहीं की पे सप्लाई दे मेंशन। रहे हैं, उसको डोर जी सर, डिलीवरी दे रहे हैं, वहीं पे जाके दे रहे हैं। जी 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 जी, उससे कोई मतलब नहीं है, इतना रेता इतने पैसे की दर से इतने रुपए का। और सर्विस की बात तो, भाड़े की बात तो कहीं आई नहीं, तो कंपोजिट सप्लाई का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता। जी हाँ, जी सर, कंपोजिट जी जी जी, सप्लाई का तो वो तो मतलब ही नहीं आता हाँ है। जी, थैंक यू सर। ठीक है ना। अनमोल सर आ गए? ले भाई, क्या अनमोल सर आ गए क्या? आए नहीं शायद सर अभी। अभी मैसेज किया था मुझे उन्होंने कि मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। अच्छा, आए नहीं है सर शायद से। नहीं अभी नहीं हेलो आए हैं। रिफंड। हेलो। हाँ, आ गए सर, आ गए, आ गए सर, आ गए, शायद आ गए। मुझे तो नहीं दिख रहा है। ये अनमोल गुप्ता जी पार्टिसिपेंट की लिस्ट में है। एक मिनट जरा, हाँ लास्ट में आ गए आ गए। ऐड हो गए अभी फोटो, अभी फोटो नहीं आई कैमरा इनकी, इसलिए कैमरा हाँ, ऐड नहीं किया। उनका जो कैमरा है वो स्टॉप है। इस चक्कर में आवाज कौन कर रहा है? चलो सर, सर एक तो क्वेश्चन मिला मेरे को अभी, जी तो सर, जी 2 मिनट सर जुड़ रहे हैं, जितना देर क्वेश्चन बता हाँ दे जी, रहा हूँ हाँ आपको, जो क्वेश्चन मिला। जी जी, अभी बताइए जो सर। 30 नवंबर वाला जो केस आ रहा है ना, हाँ जी, 30 नवंबर तक अपना एडजस्टमेंट कर सकते हो। जी तो कल जी सीए ने एक क्वेश्चन दिया है कि जिसपे क्वार्टरली है रिटर्न, अगर जी, कोई डिस्टर्बेंस है तो अभी अभी मंथली कर लो 3 महीने के लिए, फिर हाँ आप जी, जाके क्वार्टरली कर लो। ये सही है क्वेश्चन? जी सर, ये नहीं नहीं, लास्ट वो मीटिंग मार्च में हो तक, चुका है। तो हाँ ये तो हो चुका है। नहीं सर, ये उस चीज के लिए था सर, जैसे हम कोई भी करेक्शन है अपने लास्ट ईयर के रिटर्न्स का, वो 30 नवंबर तक कर सकते हैं। तो हाँ क्वार्टरली रिटर्न्स क्योंकि इस महीने है, उसके बाद में फिर जनवरी में रिटर्न फाइल होगी क्वार्टरली, हाँ तो वो उस 30 नवंबर का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो हाँ। इसलिए वो अपनी सितंबर तक की रिटर्न इस महीने फाइल करके आगे के क्वार्टर के लिए मंथली में उसे कन्वर्ट कर ले तो और तब मतलब उसका इनपुट क्लेम कर ले, तब लेकिन अपनी रिटर्न को ये रेक्टिफाई 6 कर महीने ले। के लिए हो जाएगी, फिर मार्च तक के लिए हो नहीं जाएगी। नहीं सर, नहीं, क्वार्टरली होता है सर वो। अगले क्वार्टर नहीं में सर, फिर चेंज कर अगले सकते क्वार्टर में फिर आप चेंज ये कर क्या सकते हैं हर उसमें। क्वार्टर क्वार्टर में फ्लेक्सिबिलिटी क्या है अपना इसमें। चेंज कर सकते हाँ हैं जी, क्या? हाँ जी, जी जी, हर क्वार्टर में हर क्वार्टर में चेंज कर सकते हो आप इसमें। नहीं नहीं, हर क्वार्टर के बाद अपने आपको मंथली में कल क्वार्टर में कर सकते हाँ हैं जी, क्या आदमी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ ठीक है। बहुत बढ़िया। अंकित सर, अनमोल सर, बोथरा जी, उसमें आपको रिटर्न यदि 24 तारीख है आपकी, तो 20 तारीख तक ही फाइल करना पड़ेगा हाँ जी, हाँ बस मंथली वो के अकॉर्डिंग। मंथली हाँ मंथली के रिकॉर्डिंग में तो हो जाएगा सर। हाँ, लेकिन ये एक करेक्शन का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आप अभी टाइम की व्यस्तता के कारण करेक्शन नहीं कर पाते तो आपको 1 महीने का टाइम एक्सटेंड हो। शैलेश से सबको म्यूट करा दीजिए, बाकी आगे अनमोल सर आ गए। हाँ अजय, आदरणीय अनमोल जी, आपका वीडियो नहीं अभी आरंभ हुआ है और मेरा निवेदन है कि आप अपना वीडियो चालू कर लें ताकि हम आपको देख सकें और आगे की कार्रवाई आरंभ कर सकें। अनमोल सर अपना माइक्रोफोन अनम्यूट कर लीजिए और अपना वीडियो चालू कर लीजिए। नहीं, अभी दोनों चीज़ें बंद आ रही हैं। हाँ आ गए हैं। और जैसा कि अब हम देख रहे हैं कि आदरणीय अनमोल गुप्ता जी हमारे बीच पधार चुके हैं और अभी थोड़ी देर पहले तक जो डिस्कशन चल रहा था, अब हम आगे की कार्रवाई आरंभ करेंगे। और आदरणीय हर्ष सर जी, अभी आप आपस में बैठे तो कृपया करके आप शुरुआत कर दीजिए। वेलकम अनमोल सर। आज हमारा सौभाग्य है कि आज सरस्वती पुत्र हमारे अनमोल सर आए हैं गुड़गांव से। बहुत ही
ज्ञान वर्धन कराने वाले, बहुत ही अच्छे, बहुत मतलब जितनी क्वालिटीज मैं बताऊं उतनी कम है इनके बारे में, जैसे मुझे बताया गया। और आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जो टॉपिक हमसे छूटा हुआ था रूलिंग्स के बारे में, सर उसी के बारे में ही हमको अपना उद्बोधन देंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले अनमोल सर का इंट्रोडक्शन के लिए मध्य प्रदेश से मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी म्यूट कर, सर आप लोग अपने फोन म्यूट कर लीजिए, बहुत आवाज आ रही है। शैलेश विश्वकर्मा जी, मध्य प्रदेश छतरपुर से। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज हमारे मुख्य वक्ता साहब श्री अनमोल गुप्ता जी का परिचय दे दें हमारे सभी श्रोताओं को, उसके बाद फिर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना उद्बोधन स्टार्ट। धन्यवाद हर्ष सर जी। और आज परम सौभाग्य है हमारा कि आज अनमोल गुप्ता जी आज हमारे बीच में वो एक अच्छे उद्घोषक उद्बोधन के रूप में, वक्ता के रूप में आज हमारे मध्य आए हैं। इनका छोटा सा परिचय देता हूं मैं आप सभी को। आदरणीय अनमोल गुप्ता जी अप्रत्यक्ष कराधान के जो विशेषतर से जो प्रकरण होते हैं यानी मुकदमे होते हैं, इनका उस पर काम करने का इनके पास एक अच्छा खासा अनुभव है। इन्होंने अपने विभिन्न प्रकार के कर मुकदमों में स्वतंत्र रूप से काम किया है, जिसमें इसमें जो अपील होती हैं या उनके जो आंसर्स हैं या उनका मसौदा तैयार करना है और विभिन्न कर अधिकारियों के समक्ष में अपील अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट में या ट्रिब्यूनल्स के अगेंस्ट में सक्षम मामले जो बनाए जाते हैं उनको प्रस्तुत करना इनका मुख्य रूप से काम है। और श्री गुप्ता जी को हाल ही में FII द्वारा गुरुग्राम में GST चैप्टर के संयोजक के रूप में नियुक्त किया गया है। श्री गुप्ता जी ने अप्रत्यक्ष कर पर कुछ प्रकाशनों का सह लेखन यानी कि को ऑथर भी हैं, जैसे GST के तहत ई बिल पर हैंडबुक और इस तरह की कुछ और किताबें भी इन्होंने लिखी हैं। ये मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष के जो कराधान के जो प्रमुख विषय हैं या जो जिन पर हम डिस्कशन करते हैं या जिस पर टीका टिप्पणी आवश्यकता होती है उस पर कई शोध लिखे हैं और उन पे कई लेख का प्रकाशन भी, जैसे टैक्स ऑनलाइन पर या GST.in पर, टैक्स गुरु आदि पर भी इनके विभिन्न लेख प्रकाशित हुए हैं। ICI की NIRC की गुरुग्राम शाखा, ICI की CIRC की गाजियाबाद शाखा सहित आदि जो शाखा से जो जर्नल या न्यूज़लेटर प्रकाशित होते हैं उसके भी इन्होंने लेखन किया है और उस पर विभिन्न लेखों का प्रकाशन भी हुआ है। ये प्रोफेशनल मंचों के साथ साथ जैसे ICI की विभिन्न शाखाएं और जो स्टडी सर्कल्स होते हैं वहाँ पर भी ये व्याख्यान देते रहते हैं, जैसे आज हमारे मध्य भी अवकाश के वेबिनार में उपलब्ध हैं। और सर वर्तमान में APRA एंड एसोसिएट्स की एक नामक एक LLP कंसर्न है, उसमें टैक्स लिटिगेशन पार्टनर के रूप में कार्यरत हैं। आज जो हमारा सब्जेक्ट है उस पर लिटिगेशन ही मेन सब्जेक्ट है। तो आज आदरणीय अनमोल गुप्ता जी इसी विषय पर आज हम सबको बीच में अपना उद्बोधन देंगे और अगर आप की किसी भी प्रकार की कोई समस्या है उसका ये समाधान भी करेंगे। तो मैं आदरणीय अनमोल गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। नमस्कार सभी को। शैलेश जी को मेरा प्रणाम। आपने काफी अच्छा एक इंट्रोडक्शन दिया मेरा। मैं इन शब्दों का को हकदार हूं या नहीं हूं ये मैं अगले 1 घंटे में कोशिश करूंगा आपके सामने अपना वो रखने की, अपना टॉपिक रखने की, आपको कुछ GST के नए जजमेंट से आपको वाकिफ करने की। सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आके आज इस वेबिनार में आप सबके सामने थोड़ा सा नॉलेज अपनी शेयर करूं आप लोगों के साथ। जैसा कि कहते हैं कि नॉलेज बांटने से बढ़ती है, तो वो एक बिल्कुल सही चीज है कि जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा जितना हम ऐसी मीटिंग्स करेंगे, जितना हम ऐसे वेबिनार्स करेंगे, उतना ही हम आपस में एक दूसरे की नॉलेज जो डेली प्रैक्टिस में व्यक्ति कर रहे हैं उसको समझेंगे और हमें उसका एक्सपोजर मिलेगा और हम अपने भी काम में उसको लेकर आएंगे। मैं हर्ष शर्मा जी का खासकर से थैंक यू बोलूंगा, जिन्होंने मुझे अवसर दिया, जिन्होंने मुझे बुलाया इस वेबिनार में और मेरे को 1 घंटा दिया अपने टॉपिक पे बोलने के लिए।
मैं आप लोग आदरणीय अनबोध सर जी, आप 1 घंटा शब्द ना बोलिए, क्योंकि यहाँ पर समय नहीं है, कितना भी बोल सकते हैं आप। 1 घंटा कोई सीमा नहीं है बोलने की। सर मैं कहा था कि मिनिमम इतना है सर, बाकी तो आपके ऊपर है। हम तो गुरु की दीक्षा लेने के लिए बैठे हुए हैं, हम तो विद्यार्थी हैं आपके। मैं सर थोड़ी देर बाद आप लोगों से फीडबैक ले लूंगा, अगर अपने को अच्छा लगता है तो मैं पूरा कंटिन्यू करूंगा। स्लाइड तो मैंने पीपीटी तो मैंने काफी बड़ी बनाई है, तो मुझे लगता है कि 1 घंटे से ज्यादा ही जाएगा, बट मैं कोशिश करूंगा जो समय दिया गया है मैं उसको जस्टिस करूं। मैं सबसे पहले आप लोगों से सॉरी भी बोलूंगा, मेरे को 2-3 मिनट लेट हो गया आने में। कुछ जूम का दिक्कत हो गया था, मैं आया था लेकिन वो चला नहीं। तो अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करूंगा। हर्ष जी मेरे को स्क्रीन शेयर करने का राइट दे दीजिए। स्क्रीन शेयर करिए सर। लिखा आ रहा है ओनली द होस्ट कैन शेयर इन दिस मीटिंग। सर स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी मुझे फोटो आ रही है? नहीं फोटो नहीं सर, मेरे को अपनी पीपीटी शेयर करनी है। आप पीपीटी शेयर करिए सर। नहीं हो रहा है सर, वो नीचे आपको वहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा शेयर कंटेंट पे, जो होस्ट है उनको ऑप्शन आ रहा होगा। शैलेश भाई कर दीजिए, अलाउ करें आप, या फिर मुझे होस्ट बना दीजिए, मेरे को फिर अलाउ हो जाएगा। नहीं शैलेश भाई। हाँ सर, जरा कर दीजिए स्क्रीन। मैंने आपको होस्ट कर दिया है फिलहाल में, आप कर दीजिए थोड़ी देर। मैं देखता हूँ। हाँ क्योंकि मेरे को स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे। वो बंद हो गया हो गया सर। वो एक्चुअली हमको दिख ही रहा था ऑप्शन यहाँ पर। नहीं वो गलती हो गई ना, उसमें पहले क्या आ गया था उसको, वो जो आ गया था कौन सा सेफ ड्राइविंग मोड, हाँ ऑन व्हील्स वाला जो आ गया था। जी सर। चलिए सर देखिएगा स्क्रीन शेयर हो रही नहीं हो रही। अभी सर मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? हाँ दिख रही है सर, आ गई सर, आ गई। हाँ जी आगे सर स्क्रीन आ गई। आप हर सर भी आ गए एक बार फिर। रिसेंट जुडिशियल प्रोनाउंसिएशंस। तो सर मेरा आज का टॉपिक जो रहेगा वो है रीसेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स अंडर इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें मैं कोशिश करूंगा मुझे दिए गए समय में मैं जस्टिस करूं और आप लोगों के साथ कुछ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट्स रिसेंटली हाई कोर्ट्स द्वारा या एडवांस रूलिंग्स द्वारा जीएसटी में या पुराने लॉ में जो आज भी जीएसटी के लिए रेलेवेंट है, मैं वो आपसे डिस्कस करूंगा। आपका यहाँ पे एक प्रश्न जरूर हो सकता है कि पुराने लॉ की जजमेंट्स हम क्यों डिस्कस करेंगे, क्योंकि सर जैसा हम जानते हैं कि जीएसटी लॉ जो है वो या तो पुराने सर्विस टैक्स लॉ से, एक्साइज लॉ से, वैट लॉ से ही जो है उसी के कुछ कुछ टुकड़े जो है उसने एज इट इज लेके आज की डेट में बनाया हुआ है। जैसे हम देखें तो सर्विस टैक्स के बहुत सारे कानून और नियम जो है, एग्जम्पशंस की अगर हम बात करें, सर्विसेज की टैक्सेबिलिटी की हम बात करें, कैटेगरी ऑफ सर्विसेज की हम बात करें, तो एज इट इज जो है सेम है हमारे पास शेड्यूल 3 शेड्यूल 2 के रूप में। तो इसलिए जो पुरानी जजमेंट्स आज भी रेलेवेंट है, जो जिसको हम आज भी कह सकते हैं कि हम जीएसटी के पीरियड में भी डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज के आगे पुट अप कर सकते हैं, या अगर कल को हम हाई कोर्ट में केस लड़ने जाते हैं तो हम पुट अप कर सकते हैं। मैं उन जजमेंट्स को कवर करने की कोशिश करूंगा। मेरा जो आज का टॉपिक है वो 6 टुकड़ों में मैंने बांटा है। पहला टुकड़ा जिसमें मैं प्री डिपॉजिट को लेकर चर्चा करूंगा। अभी हमारे पास 2 बहुत ही अच्छी जजमेंट्स बॉम्बे हाई कोर्ट की और इलाहाबाद हाई कोर्ट की आई, जिसमें प्री डिपॉजिट पे बोला गया कि ई क्रेडिट लेजर के थ्रू भी आप प्री डिपॉजिट कर सकते हैं। मैं उनको चर्चा करूंगा, उसमें क्या लॉ में एक्चुअल पोजीशन है, मैं वो सब आपको लॉ आपके सामने रखते हुए आपको डिस्कस करूंगा। सेकंड जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा आज का, वो ये है कि हम जनरली देखते हैं स्टेट डिपार्टमेंट नहीं करता है, लेकिन सेंट्रल डिपार्टमेंट में बहुत सारी शाखाएं बनी हुई है। जैसे एंटी इवेजन विंग है हमारी सेंट्रल सीजीएसटी डिपार्टमेंट की, उसके बाद ऑडिट विंग है हमारी, रेंज ऑफिसर में सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट कमिश्नर है हमारे पास। तो बहुत बार कैसा होता है, पैरेलल प्रोसीडिंग्स या रिपीटेड प्रोसीडिंग्स हो जाती हैं कि एक ही पीरियड को, लेट्स से 2017-18 का ऑलरेडी मेरा ऑडिट हो चुका है, अब 2017-18 का एंटी इवेजन ने भी चिट्ठी लेके डॉक्यूमेंट्स मांगने शुरू कर दिए। तो उस केस में एक टैक्स पेयर के पास या हमारे पास एज अ कंसल्टेंट क्या हम टैक्स पेयर को सलाह दें और किस बेसिस पे हम उस केस को लड़ें। तीसरा जो मुद्दा हम आज डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि अगर मान लीजिए आपने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो हमारा जीएसटी में भी आया और वो पुराने रिजीम में सर्विस टैक्स में भी हमारे पास अवेलेबल था, तो अगर मान लीजिए किसी टैक्स पेयर ने सर्विस टैक्स रिजीम का कोई टैक्स आज जीएसटी आने के बाद रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पे करा, तो जैसा आप सब जानते हैं कि कोई भी टैक्स अगर मैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पे करता हूँ, आरसीएम में पे करता हूँ, जिसपे मैं
अपने खर्चों पे मैं पे करता हूँ, ना कि मेरा सर्विस प्रोवाइडर या सप्लाई प्रोवाइडर पे करता है, तो उस पे मेरे को क्रेडिट इमीडिएटली मिल जाता है। तो अगर मान लीजिए जीएसटी रिजीम ना आया होता तो मेरे को इसका क्रेडिट मिल जाता। लेकिन अगर मैं कोई सर्विस टैक्स पे कर रहा हूँ जीएसटी रिजीम आने के बाद, तो सर्विस टैक्स रिजीम तो खत्म हो गई, मेरे को उसका क्रेडिट तो नहीं मिलेगा। तो उस केस में अगर मैं रिफंड लेता हूं तो क्या वो रिफंड मेरा एडमिसिबल है, इस पे हम कुछ रीसेंट जजमेंट्स पे चर्चा करेंगे। चौथा टॉपिक जो अगेन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं क्योंकि आप लोगों का हापुड़ में बेस है और उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ई वे बिल के हम लोगों को केसेस डे टू डे बेसिस पे आते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा कि क्या अगर ई वे बिल को चेक करने के लिए किसी फ्लाइंग ऑफिसर ने मेरा कंसाइनमेंट इन मूवमेंट पकड़ा, तो उस केस में और उसको लगता है कि वैल्यूएशन का इशू है, सारे कागज मेरे पूरे, ई वे बिल मेरा पूरा, इनवॉइस पूरा है, डिलीवरी चालान पूरा, जो भी मुझे लेके जाने तक मेरे कागजात पूरे हैं, लेकिन मेरी वैल्यूएशन में लेके एक इशू है, तो क्या उस वैल्यूएशन के बेसिस पे जो डिटेंशन ऑफ गुड्स मेरा सेक्शन 129 में कवर करता है, तो क्या वो मेरे गुड्स को डिटेन कर सकता है, क्या मेरे पे 129 की पेनल्टी लगा सकता है, हम वो डिस्कस करेंगे। पांचवा टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अगेन एक टॉपिक है जो आपके बहुत सारे क्लाइंट्स पे हो रहा होगा अभी, कि बहुत क्लाइंट्स क्या करते हैं, बहुत टैक्स पेयर्स क्या करते हैं कि कैंटीन और बस ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा अपने एम्प्लॉइज को देते हैं। अब उसको वो सब्सिडाइज रूप में देते हैं, 100 रुपए की मान लीजिए एक मील पड़ती है कैंटीन में, तो वो क्या करते हैं कि 50 रुपए बोलेंगे कि हम आपका भुगतान कर देंगे, 50 रुपए हम एम्प्लॉय की सैलरी में से काट के भुगतान कर देंगे। तो वो जो 50 रुपए उसने एम्प्लॉय से लिए, तो क्या वो सप्लाई कहलाई जाएगी, क्या उस पर टैक्स लगा जाएगा? उस पर जो है बहुत सारी एडवांस रूलिंग जो हमारी मुंबई महाराष्ट्र से आई, जो हमारी गुजरात से आई और अलग अलग देश के जगहों से हमारे पास एडवांस रूलिंग आई, हम उनको डिस्कस करेंगे। और छठा अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा वैट या एक्साइज के टाइम से चलता आ रहा है, क्लैंडेस्टाइन रिमूवल। क्लैंडेस्टाइन रिमूवल माने कि अगर मान लीजिए मैं कोई गुड्स अपनी फैक्ट्री से डिस्चार्ज कर देता हूं, मैं सेल कर देता हूं, लेकिन उसमें मैं टैक्स पे नहीं करता, तो क्लैंडेस्टाइन रिमूवल का मतलब हुआ कि मैंने कोई गुड्स बेच दिए, कोई सप्लाई कर दी, सेल कर दी, लेकिन उस पर टैक्स पे नहीं करा। तो अगर मान लीजिए बहुत बार ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट हमारे पास आता है, रेड मारता है, रेड मारने के दौरान तो उसको एक डायरी मिल जाती है जिसपे हाथ से हम लोगों ने कुछ एंट्रीज लिखी होती हैं, तो डिपार्टमेंट कहता है ये देखिए आपने जो हाथ से एंट्रीज लिखी है ये आपकी क्लैंडेस्टाइन रिमूवल की सेल है जो आपने बुक्स में नहीं चढ़ाई है, और इस पे आप एक्साइज ड्यूटी, पुराने रिजीम में एक्साइज ड्यूटी या वैट, या फिर अभी के रिजीम में जीएसटी पे करेंगे। तो क्या सिर्फ और सिर्फ डायरी के आधार पे, क्योंकि बहुत हम केसेस ऐसे देखते हैं डिपार्टमेंट हमारे पे रेड मारेगा, सर्च करेगा, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ एक डायरी मिलेगा, तो क्या सिर्फ और सिर्फ डायरी के आधार पे क्लैंडेस्टाइन रिमूवल का केस बन सकता है? इस पे हम जो है रीसेंट जजमेंट की चर्चा करेंगे। मैं बिना कोई समय लिए पहले टॉपिक पे आता हूं, पेमेंट ऑफ प्री डिपॉजिट थ्रू ई क्रेडिट लेजर। तो आप सर पूछेंगे सबसे पहले प्री डिपॉजिट होता क्या है, तो जिन लोगों को नहीं पता मैं बताना चाहूंगा, हमारे पास जीएसटी में अपील करने का जो हायरार्की है हमारे पास वो किस तरीके से, कि हमारे को सबसे पहले शोकॉज नोटिस आएगा डीआरसी 1 में, हम उसका जवाब देंगे डीआरसी 6 में, रिप्लाई टू एससीएन, और उसके बाद हमारा ऑर्डर आएगा डीआरसी 7 में। अब ऑर्डर आया, मान लीजिए कोई डिमांड मेरे अगेंस्ट में कंफर्म कर दी, जो शोकॉज नोटिस में डिमांड आई वो मेरे अगेंस्ट कंफर्म कर दी, अब मुझे फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी पे जाना है, मेरे को ज्वाइंट कमिश्नर अपील के पास अपील करनी है उसकी। तो सेक्शन 107 सबसेक्शन 6 मेरा ये बोलता है कि कोई भी अगर आपको अपील करनी है तो उसके लिए आपको 10% ऑफ द टैक्स ड्यूज विच इज अंडर डिस्प्यूट मैक्सिमम ऑफ 25 करोड़ रुपीस आपको जो है जमा कराना पड़ेगा, तभी आप अपील कर सकते हैं। तो आप जैसे कि आप सब एडवोकेट हैं, आप सब इस चीज से बहुत अच्छे से वाकिफ है कि जब ये प्री डिपॉजिट का प्रोविजन नहीं हुआ करता था तो मैं जाके डिपार्टमेंट को बोलता था सर मेरे को स्टे दो, क्योंकि अगर मैं स्टे नहीं मांगूंगा तो मेरे अगेंस्ट में जो डीआरसी 7 के ऑर्डर में डिमांड कंफर्म हो गई है, डिपार्टमेंट मेरी रिकवरी प्रोसीडिंग्स कर देगा। लेकिन सर मैं तो अपील में जा रहा हूँ, अगर मैं अपील में जा रहा हूँ तो मेरे को तो स्टे मांगना पड़ेगा कि मेरे को रिकवरी मेरे से ना की जाए। अगर कल को मैं केस जीत जाऊंगा, आज मुझसे रिकवरी कर लेंगे इंटरेस्ट टैक्स के साथ, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ, और कल को जब मैं ये केस जीत जाऊंगा तो मेरे को इसका रिफंड मांगना पड़ेगा। तो मेरा ये कहना होता है कि सर जब तक मैं अपील कर रहा हूँ मुझे स्टे दिया जाए, फाइनल ऑर्डर आने के बाद जो अपील का है आप फिर उसके बाद कोई एक्शन मेरे अगेंस्ट लीजिए। तो उस स्टे को एलिमिनेट करने के लिए पुरानी रिजीम में, सर्विस टैक्स और सेंट्रल एक्साइज रिजीम में सेक्शन 35F लाया गया, कस्टम्स एक्ट में एक सेक्शन लाया गया, और जीएसटी में उसी लाइन पे सेक्शन 107 सब सेक्शन 6 लाया गया, जिसमें बोला गया कि आप 10% का जो है अमाउंट जमा कराइए और आपको स्टे ऑटोमेटिकली ग्रांट हो जाएगा, आपके अगेंस्ट में कोई रिकवरी प्रोसीडिंग नहीं होगी। सिमिलर बेसिस पे अगर मैं सेकंड अपील की बात करूं तो सेक्शन 112 सब सेक्शन 8 में, जो कि हम ट्राइब्यूनल पे जाके केस करते हैं, अभी जीएसटी में अपीलेट ट्राइब्यूनल नहीं बना है, लेकिन सर्विस टैक्स में हमारे पास कस्टम्स एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल
अवेलेबल है, जिसकी 8-10 बेंचेस हैं अक्रॉस इंडिया। उस ट्राइब्यूनल में उसका जो जीएसटी ट्राइब्यूनल का प्रावधान है वो ये बोलता है कि 20% आपको टैक्स जमा कराना पड़ेगा इन एडिशन टू 10% जो आप नीचे जमा करा के आ चुके हैं। तो अब सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है कि क्या ये जो 10% और 20% टैक्स मुझसे सरकार कह रही है कि आप जमा कराइए, आपको ऑटोमेटिक स्टे मिल जाएगा, आप अपील फाइल कर पाएंगे, क्या ये टैक्स मैं अपने ई कैश लेजर को यूज करके ही कर सकता हूं या मैं ई क्रेडिट लेजर को भी यूज कर सकता हूं? आप सभी जानते हैं सर सेक्शन 41 में हमारे पास प्रोविजन है जो ई क्रेडिट लेजर हमारे जो हमने अपने इनपुट्स पे क्रेडिट पे किया है, हमें अपनी आउटपुट लायबिलिटी के लिए उसका क्रेडिट मिल जाता है आईटीसी की फॉर्म में। अब वो आईटीसी का जो मैं क्रेडिट लेना चाहता हूं, क्या मेरे पास जो वो आईटीसी का क्रेडिट पड़ा है मैं उससे 10% की पेमेंट कर सकता हूँ, 20% की पेमेंट कर सकता हूँ, या मुझे कैश में ही करनी पड़ेगी? तो इन सब बातों का जो डिस्प्यूट अराइज हुआ, मैं इन जजमेंट्स में बाद में आता हूं, पहले मैं इस जजमेंट पे आता हूं। ये सारा डिस्प्यूट अराइज हुआ अगर आप सेक्शन 41 जो कि ई क्रेडिट लेजर की बात करता है, सेक्शन 49 जो कि आपका पेमेंट ऑफ टैक्सेस की बात करता है कि टैक्स की पेमेंट कैसे की जा सकती है, जिसमें 2 प्रावधान दिए हुए हैं कि आप कैश से या क्रेडिट से पे कर सकते हैं, और सेक्शन 107 और 112 जो मैंने अभी आपके आगे रखे। अगर आप इन चारों की कॉन्जॉइंट रीडिंग करेंगे तो आप ये पाएंगे कि नहीं सर, मैं ई क्रेडिट लेजर से भी पे कर सकता हूं। लेकिन सर इस पूरी विवाद को आग किसने दी? ओडिशा हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई, ज्योति कंस्ट्रक्शन वर्सेस डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल टैक्स एंड जीएसटी जयपुर की, 7 अक्टूबर 2021 को जजमेंट आई। 2021 131 taxman.com 104 जो है इसकी साइटेशन है। इस जजमेंट में ये बात बोली गई कि नहीं सर, 107 सबसेक्शन 6 को अगर हम पढ़े तो उसके हिसाब से जो आपका प्री डिपॉजिट है, जो मैंडेटरी प्री डिपॉजिट है अपील करने के लिए, वो मैंडेटरी प्री डिपॉजिट आपका सिर्फ और सिर्फ ई कैश लेजर को यूटिलाइज करके ही हो सकता है, आपको ई क्रेडिट लेजर यूटिलाइज नहीं कर सकते। मतलब जो क्रेडिट मेरे पास पड़ा है उसको तो मैं यूटिलाइज नहीं कर सकता, मुझे एडिशनल कैश डालना पड़ेगा अपील करने के लिए। तो मेरे को वर्किंग कैपिटल क्रंच आता था, मेरे को बिजनेस में कैश चाहिए होता था, मेरा कैश वहां चला जाता था। बड़े बड़े केस है, 10 करोड़ का केस है, 10% मांग लिया, 1 करोड़ का कैश जमा कराना पड़ रहा है, मेरे पास 4 करोड़ रुपए का आईटीसी पड़ा हुआ है, मेरे को आईटीसी यूटिलाइज करने नहीं दे रहे। तो अभी इस जजमेंट के, ओडिशा हाई कोर्ट की जजमेंट के बिल्कुल कॉन्ट्ररी जजमेंट हमारे पास बॉम्बे हाई कोर्ट की ओएसिस रियलिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 143 taxman.com 5 नंबर में जो है साइटेशन के साथ 16 सितंबर 2022 को पिछले महीने हमारे पास एक जजमेंट आई, जिसमें बोला गया, जिसमें इस बात का कॉग्निजेंस लिया गया बाय द ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट दैट प्री डिपॉजिट इज टू बी मेड अगेंस्ट टैक्स एंड नॉट इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। तो अगर आप सेक्शन 41 के प्रावधान पढ़े, आप सेक्शन 49 के प्रावधान पढ़े, तो दोनों सेक्शन के प्रावधान ये बोलते हैं कि ई क्रेडिट लेजर कहाँ यूटिलाइज हो सकता है। तो ई क्रेडिट लेजर का यूटिलाइजेशन जो है क्लियरली हमारे लॉ में लिखा हुआ है कि वो टैक्स के लिए हो सकता है, इंटरेस्ट पेनल्टी के लिए नहीं हो सकता। इंटरेस्ट पेनल्टी हैज ऑलवेज टू बी पेड इन कैश थ्रू ई कैश लेजर। तो उसी चीज को कंसिडर करते हुए सेक्शन 41 सेक्शन 39 को देखते हुए ओएसिस रियलिटी की जजमेंट में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि प्री डिपॉजिट जो है वो टैक्स के अगेंस्ट में होता है, 10% ऑफ द टैक्स पे होता है, जो मैंने भी आपको सेक्शन 107 और 112 पढ़ाया। 10% ऑफ इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं होता। तो अगर मान लीजिए किसी एसएससी की 100 रुपए की डिमांड, उस पर 50 रुपए की इंटरेस्ट और 100 रुपए की पेनल्टी, तो 250 रुपए की डिमांड है, तो सर 250 रुपए का 10% कभी भी जमा नहीं होता है। 100 रुपए जो मेरा टैक्स का अमाउंट है उसका 10% जमा होता है। तो अगर टैक्स का 10% आप जमा करवा रहे हो तो ऑटोमेटिकली दैट कैन बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स फ्रॉम ई कैश ई क्रेडिट लेजर, जो कि सेक्शन 41 और 49 बोलता है। उसके बाद साथ साथ ये बोला गया कि वर्ड्स जो है सेक्शन 107 और 112 में, जो मैंने अभी आपको पिछली वाली स्लाइड में पढ़ा है, इस वाले स्लाइड में ये यहाँ पे यूज करते हैं, नो अपील शैल बी फाइल्ड अंडर सबसेक्शन 1 अनलेस द अपीलेंट हैज पेड। यहाँ पे वर्ड ये यूज नहीं करता सर कि इट हैज बीन डिपॉजिटेड। तो अगर वो पेड की बात करते हैं तो पे करना हमेशा मेरा सेक्शन 41 और 49 जो गवर्न करता है, दैट कैन बी डन ईदर बाय कैश और थ्रू क्रेडिट। उसके लिए मैंडेटरी नहीं है पे करने के लिए कि आप कैश में ही करें, लेकिन डिपॉजिट मैं सिर्फ कैश में कर सकता हूँ, डिपॉजिट में क्रेडिट से नहीं कर सकता, क्योंकि डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ, मैं अंडर प्रोटेस्ट जमा करा रहा हूँ डिपार्टमेंट के पास। यहाँ पे सेक्शन 107 और 112 कह रहा है आप अपनी लायबिलिटी का एक हिस्सा पे कर रहे हैं, डिपॉजिट नहीं कर रहे, आप पे कर रहे हैं डायरेक्टली डिपार्टमेंट को कि लीजिए मेरा 10% लीजिए और मेरे को स्टे दे दीजिए। उसके बाद सेक्शन 49 का कॉग्निजेंस लिया बॉम्बे हाई कोर्ट ने, और एक सर्कुलर रिसेंटली आया 175 ऑफ 7 ऑफ 2022 डेटेड 6 जुलाई 2022, जिसमें ये बात करी गई है, डायरेक्टली उसमें नहीं लिखा हुआ है सर कहीं पे भी कि प्री डिपॉजिट जो है ई क्रेडिट लेजर से हो सकता है, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन ये कहती है कि प्री डिपॉजिट जो है, क्योंकि सेल्फ असर्टेन टैक्स होता है,
तो आप उस पे जो है 10% वाला जो पेमेंट है ई क्रेडिट लेजर से कर सकते हैं। इन सब बातों को कॉग्निजेंस लेते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिसेंटली बोला कि आप ई क्रेडिट लेजर से जो पे कर रहे हैं वो बिल्कुल सही पे किया हुआ है, आप उसको रिजेक्ट मत करिए अपील को। फिर हमारे पास इमीडिएटली एक दूसरा केस लॉ आया, तुलसीराम एंड कंपनी वर्सेस कमिश्नर 2022 143 taxman.com 6 इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें फैक्ट्स क्या थे केस के कि असेसी ने नीचे फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी पे अपील डाली। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी जो जेसी अपील के पास मैं अपील डालता हूं, जब मैंने एडीसी या जेसी अपील के पास अपील डाली तो मैंने ई क्रेडिट लेजर को यूज करते हुए अपना 10% जमा करा दिया, लेकिन फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने मेरी अपील जो है रिजेक्ट कर दी, खारिज कर दी, ये बोलते हुए कि आप सिर्फ और सिर्फ ई कैश लेजर से जमा करा सकते हैं, ई क्रेडिट लेजर से जमा नहीं करा सकते हैं। तो उसके लिए असेसी डायरेक्टली जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसने जो है अपनी रिट पिटीशन आर्टिकल 226 में फाइल करी, जिसमें उसने वाली बात बोली कि सर मेरा ई क्रेडिट लेजर भी जो है वो एक बिल्कुल सही मीडियम है टू पे माय प्री डिपॉजिट अंडर सेक्शन 107 एंड 1112। तो इसके लिए क्या कोर्ट ने फाइंडिंग दी? दिस कोर्ट फाइंड्स दैट प्री डिपॉजिट हैज बीन मेड बाय द फर्म बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी एंड द अपीलेट अथॉरिटी शैल नॉट इंसिस्ट द फर्म टू मेक डिपॉजिट थ्रू ई कैश लेजर and shall proceed to decide the appeal on merit strictly in accordance with law। तो इसमें कैटेगोरिकली ये बात बोली गई कि अपीलेट अथॉरिटी जो है सिर्फ और सिर्फ ई कैश लेजर पे इंसिस्टेंस नहीं डालेगी, उस पे जिद नहीं करेगी कि हमें सिर्फ ई कैश लेजर का आपका चालान चाहिए, ई क्रेडिट लेजर को भी जो है माना जाएगा। तो अब इस पूरी चर्चा से जो हमने पहले टॉपिक में करी, इसका क्या निष्कर्ष निकल के आता है, ये आपको कैसे हेल्प कर सकता है? तो अगर मान लीजिए आप अपने किसी भी क्लाइंट की अपील फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी पे डालना चाहते हैं और कोई भी फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी आपके शहर में एसजीएसटी की चाहे सीजीएसटी की वो इंसिस्ट करती है कि नहीं हम सिर्फ ई क्रेडिट लेजर से ही आपका डिपॉजिट लेंगे, तो उस केस में तुलसीराम एंड कंपनी की जजमेंट और ओएसिस रियलिटी की जजमेंट, आप दोनों जजमेंट कोट करके डिपार्टमेंट को कह सकते हैं कि सर बॉम्बे हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कैटेगोरिकली ये बात बोली है कि नहीं मैं ई क्रेडिट लेजर से भी जो है पेमेंट कर सकता हूँ। इसके साथ हमारा पहला टॉपिक समाप्त होता है सर, हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा है पैरेलल प्रोसीडिंग मस्ट नॉट बी अलाउड। अब क्वेश्चन आता है सर पैरेलल प्रोसीडिंग्स क्या होती है? तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। एक असेसी है, उसने जीएसटी रिजीम में काम करना शुरू करा। जब जीएसटी रिजीम में वो काम कर रहा था तो काम करते करते उसको डिपार्टमेंट आया हमारी, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बोला कि सीजीएसटी डिपार्टमेंट की, एसजीएसटी की मल्टीपल विंग्स नहीं है जनरली, लेकिन सीजीएसटी की बात करें तो मल्टीपल विंग्स है। एक ऑडिट विंग है, एक एंटी इवेजन विंग है, एक रेंज है हमारा जो सुपरिटेंडेंट या असिस्टेंट कमिश्नर देखते हैं, हमारा जो जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर है, और उसके बाद हमारा डीजीसीआई है जो आज की डेट में डीजीजीएसटीआई हो चुका है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस। उसके बाद हमारा सेरा ऑडिट होता है, सीएजी ऑडिट होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सीजीएसटी डिपार्टमेंट है उसके मल्टीपल विंग्स है, और ऐसा बहुत बार होता है सीजीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा कि वो एक ही असेसी का एक ही पीरियड का मल्टीपल प्रोसीडिंग्स चालू कर देती है। माने के अगर मान लीजिए मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरे पास 2017-18 का ऑलरेडी ऑडिट आ चुका है, जिसमें मेरा ऑडिट में डिपार्टमेंट कर गया, ऑडिट क्लियर कर गया, उसने कोई इश्यूज नहीं निकाले, या एक दो छोटे छोटे इश्यूज निकाले मैंने पे कर दिए, या कोई ऐसे इश्यूज निकाले जिसके साथ मैं सामर्थ्य नहीं रखता हूं और मैंने उनको डिपार्टमेंट को बोला मेरे को शोकॉज नोटिस दे दीजिए। अब सर मेरा 2017-18 कॉमन सेंस से अगर हम बात करें तो मेरा 2017-18 डिपार्टमेंट एक बार ऑलरेडी चेक कर चुका है, वो दोबारा उसको नहीं छेड़ सकता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है सीजीएसटी ऑफिसर्स का एंटी इवेजन विंग उसके बाद नोटिस भेजेगा, या डीजीजीएसटीआई जो है वो नोटिस भेजेगा, या फिर सेरा ऑडिट से नोटिस आ जाएगा, या सीएजी ऑडिट से नोटिस आ जाएगा। तो उसके लिए हम लोगों को एक असेसी को एक हमेशा चैलेंज आता है कि वो ये कहता है कि यार मैं कितनी बार अपने डॉक्यूमेंट सेम पीरियड के बार बार अलग अलग विंग को देता जाऊं। फिर दूसरा चैलेंज क्या आता है, मेरा जब पहले ऑडिट हुआ उस ऑडिट में मान लीजिए ऑडिट विंग ने मेरा एक कमी निकाली कि आपका ये एक्स सप्लाई पे जो है आपने टैक्स जमा नहीं कराया जिसकी लायबिलिटी 15,000 रुपए बनती है। मैंने सर जमा करा दिया, छोटी सी अमाउंट थी। अब एंटी इवेजन जब मेरे पास आया मैंने एक बारी को चलो कागज दे भी दिया। अब एंटी इवेजन वाले के में कॉन्ट्राडिक्शन है, वो ऑडिट वाले की बात नहीं मानता, वो कहता नहीं जी ये 15,000 रुपए के अलावा आपकी 1 लाख रुपए की और लायबिलिटी आती है। अरे सर आपका ऑडिट डिपार्टमेंट जो है वो मुझे क्लियर करके गया, उसने मेरे को बोला 15,000 के अलावा आपकी कोई लायबिलिटी नहीं आती। अब एंटी इवेजन वाला आके बोलता नहीं जी आपकी 1 लाख रुपए की भी लायबिलिटी आती है। तो इन सारे केसेस को टैकल करने के लिए जो है अभी हमारे पास एक आरपी बिल्डकॉन की बहुत अच्छी जजमेंट कलकत्ता हाईकोर्ट की आई। ऐसा नहीं है कि ये पहली जजमेंट है, हमारे पास पुरानी रिजीम में भी बहुत जजमेंट इस पे सर्विस टैक्स, एक्साइज, वैट में बहुत जजमेंट आज से इतने सालों से हमारे पास अवेलेबल होती आ रही है, जिनको हम कोर्ट करके बहुत सारी प्रोसीडिंग्स ड्रॉप भी करवाते आ रहे हैं।
लेकिन ये एक बिल्कुल नई जजमेंट आई है जिसमें काफी अच्छी फाइंडिंग जीएसटी रिजीम की दी गई है, क्योंकि हम जब जीएसटी रिजीम में पुरानी रिजीम की जजमेंट लेके जाते हैं तो देयर आर चांसेस कि डिपार्टमेंट वाला बोलेगा ये पुरानी रिजीम की जजमेंट है, आप तो मुझे जीएसटी की लाके दो। तो जीएसटी में ये जो है पहली जजमेंट निकल के आई है, जिसका नाम है आरपी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सुपरिटेंडेंट सीजीएसटी, एमएटी नंबर 1595 ऑफ 2022, कलकत्ता हाई कोर्ट की जजमेंट है। 30 सितंबर 2022 को जो है अभी 15 दिन पहले जजमेंट प्रोनाउंस हुई है। इसके फैक्ट्स क्या थे सर? फैक्ट्स जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एसएससी का ऑडिट सेक्शन 65 में आप सब जानते हैं कि डिपार्टमेंट ऑडिट कर सकता है, सेक्शन 66 में डिपार्टमेंट स्पेशल ऑडिटर के थ्रू ऑडिट करवा सकता है। तो सेक्शन 65 में डिपार्टमेंट ने जो है मेरा ऑडिट करा 2017-18 से लेकर 2019-20 का। अब सर मेरा ऑडिट चल रहा है, ऑडिट कंक्लूड नहीं हुआ है, लेकिन ऑलरेडी मैं अपने सारे कागज दे चुका हूँ 17-18, 18-19-19-20 के। इसी दौरान एक नोटिस जो है मेरे जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर का, सुपरिटेंडेंट सीजीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज का, मेरे पास आता है सेम पीरियड को इंक्वायर करते हुए। अब मैं उसको जैसे ही जवाब देने लगता हूँ इतने में एंटीवेजन का भी मेरे पास नोटिस आ जाता है सेम पीरियड को कवर करते हुए। तो उस केस में एसएससी ने क्या करा, डायरेक्टली ऑडिट होने के बाद सेकंड और थर्ड नोटिस, मतलब जो सुपरिटेंडेंट और एंटीवेजन से आया, वो उन नोटिस को सेट असाइड कराने के लिए डायरेक्टली हाई कोर्ट को अप्रोच करता है आर्टिकल 226 में, जिसमें हाई कोर्ट ने बोला, जब रिस्पोंडेंट, अब हाई कोर्ट ने इस केस में पूछा रिस्पोंडेंट से कि आप क्यों मल्टीपल इंक्वायरी कर रहे हो, जब ऑलरेडी ऑडिट चल रहा है तो आप ऑडिट को कंक्लूड कीजिए। आप सुपरिटेंडेंट भी सेम पीरियड का नोटिस भेज रहा है, एंटीवेजन वाला भी सेम पीरियड का नोटिस भेज रहा है। तो उसके लिए रिस्पोंडेंट का इसमें प्ली था कि सर एंटीवेजन वाले को या सुपरिटेंडेंट वाले को पता ही नहीं कि ऑडिट हो चुका है इसका। तो उसके लिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने फाइंडिंग दी कि इट इज नॉट क्लियर एज टू व्हाई इन द प्रेजेंट डे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन available in the department such parallel proceedings can be conducted by 3 wings of the same department for the very same period। तो सेम डिपार्टमेंट की अलग अलग विंग ने सेम पीरियड के लिए इलेक्ट्रॉनिक एरा में, आज जब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक मोड पे जा चुका है, उसके बावजूद भी उसको पता नहीं है और वो जो है आपकी मल्टीपल रिपीटेड प्रोसीडिंग्स आप पे कर रहा है। सिंस द ऑडिट प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 65 हैज ऑलरेडी बीन कमेंस्ड, बॉम्बे ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट डायरेक्टेड that first proceedings under audit proceedings which have been initiated should be concluded। और अगर शोकॉज नोटिस देने की जरूरत है तो आप शोकॉज नोटिस दीजिए, और अगर नहीं है जरूरत तो आप मत दीजिए। लेकिन एंटीवेजन वाली और रेंज ऑफिस वाली जो इंक्वायरी है, जो सब्सिक्वेंट इंक्वायरी है, वी कैन नॉट अलाउ दैट प्रोसीडिंग टू बी फर्दर प्रोसीडेड। आप उसको जो है क्लोज करिए, आप उसको जो है सेट असाइड कीजिए, क्वॉश कीजिए। तो ये जजमेंट हमारे पास जीएसटी रिजीम में बड़ी अच्छी एक अवेलेबल है, जिसको हम कोट करके डिपार्टमेंट को, अगर मान लीजिए सेम पीरियड की इंक्वायरी बार बार खुलती है तो हम ये बात बोल सकते हैं कि नहीं सर आप नहीं खोल सकते, एक जो इंक्वायरी मेरी ऑलरेडी हो गई है दैट इज अ सफिशिएंट इंक्वायरी, नाउ नो न्यू इंक्वायरी फॉर द सेम पीरियड कैन बी डन। लेकिन हाँ सर, अगर मान लीजिए 17, 18, 18, 19, 19, 20 का आपका ऑडिट हो चुका है तो 20, 21 का पीरियड आपका कोई भी डिपार्टमेंट का ऑफिसर खोल सकता है, सेम पीरियड का नहीं खोल सकता। ये उस पर जजमेंट हमारे पास अवेलेबल है। सर स्पीड वगैरह मेरी ठीक है, मैं ज्यादा तेज या ज्यादा स्लो तो नहीं चल रहा हूँ? उसके बाद आगे चलते हैं हम अपने तीसरे टॉपिक की तरफ। हमारा तीसरा टॉपिक जो डील करता है वो डील करता है रिफंड्स को। तो अब रिफंड में सर एक असेसीज को बहुत बड़ा चैलेंज आता था, आपको हो सकता है आज भी ये चैलेंज फेस करने को मिले कि पुराने रिजीम के कोई ड्यूज हैं, जब कोई सर्विस टैक्स रिजीम का ड्यू है, कोई एक्साइज का ड्यू है, कोई वैट का ड्यू है, जो डिपार्टमेंट ने आज आके, अब तो खैर 5 साल का पीरियड टाइम बार्ड हो चुका है, लेकिन मान लीजिए आज तक कोई जीएसटी आने के बाद जुलाई 2017 के बाद डिपार्टमेंट ने मेरा जो है निकाला, मैंने उसको पे करा। अब अगर मान लीजिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, तो जैसे आज जीएसटी रिजीम में भी अगर मैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कोई अमाउंट जमा कराता हूं तो वो अमाउंट मेरे को इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में इमीडिएटली अवेलेबल हो जाता है। मैं एग्जांपल के साथ बात करता हूं, मान लीजिए मैंने कोई खर्चा किया 100 रुपए का, उस 100 रुपए पे मेरे को 10 रुपए का टैक्स जो है सरकार को पे करना है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे। मैंने वो 10 रुपए का टैक्स जो है डायरेक्टली सरकार को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पे करा, तो इमीडिएटली उस 10 रुपए का क्रेडिट मुझे जो है अवेलेबल हो जाता है। अब चैलेंज किन लोगों को आता है, सर्विस टैक्स या एक्साइज ड्यूटी का कोई टैक्स मैंने पे करा सर 1 जुलाई 2017 के बाद, तो अगर मान लीजिए जीएसटी रिजीम नहीं आई होती तो मुझे कितनी आसानी थी कि मैं टैक्स पे करता, हाथ किया तो उसका क्रेडिट ले लेता। लेकिन अब जीएसटी रिजीम आ गई तो मेरे पास एक चैलेंज है कि मैं उसका क्रेडिट नहीं ले सकता हूं, क्योंकि सर्विस टैक्स की पेमेंट का रिवर्स चार्ज है, जीएसटी में क्रेडिट नहीं ले सकता हूं। तो मैंने उसका जो है रिफंड अप्लाई किया। रिफंड अप्लाई करने के बाद डिफरेंट रीजंस की वजह से, जो हम आगे चल के समझेंगे,
मेरा रिफंड जो है रिजेक्ट हुआ और वो आगे ट्राइब्यूनल्स में या हाई कोर्ट्स में ट्रैवल किया, जिन्होंने फाइनली ये वाली बात बोली कि नहीं, ये रिफंड जो है आपको एडमिसिबल होगा। मैं आपको कुछ जजमेंट्स के थ्रू लेके चलता हूँ। जगन्नाथ पॉलीमर्स वर्सेस कमिश्नर CGST जयपुर 1 के हमारे पास सर्विस टैक्स एरा की जजमेंट है, जो दिल्ली ट्राइब्यूनल की जजमेंट है हमारे पास 15 दिसंबर 2021 को जजमेंट आई। सर्विस टैक्स अपील नंबर 51182/2020 की जो है ये अपील नंबर में केस जजमेंट सुनाई गई। इसमें क्या हुआ, अब आप सबको ये सुनने में आया होगा कि ओशन फ्रेट जो है एक बहुत ही विवादित चर्चा थी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने मोहित मिनरल्स के केस में उसको फाइनली पुट टू रेस्ट किया है, उस पर एक लगाम लगाई है कि उन सारी डिबेट्स को, उन सारी एम्बिग्विटीज को। लेकिन उससे पहले क्या था कि ओशन फ्रेट पे बहुत चर्चाएं चलती थी, बहुत विभिन्न प्रकार के लोगों के अपने व्यूज थे। कोई कहता था टैक्सेबल है, कोई कहता था नॉन टैक्सेबल है। इवन हाई कोर्ट्स में जो है कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज थे। कोई हाई कोर्ट ने बोला कि टैक्सेबल है, कोई हाई कोर्ट ने बोला नॉन टैक्सेबल। तो ऐसे ही एक असेसी जगन्नाथ पॉलीमर्स जो है वो असेसी, उन्होंने उनके एक ऑडिट ऑब्जेक्शन लगी 31 जनवरी 2019 को। तो ये ऑडिट ऑब्जेक्शन कब लगी सर? ये ऑडिट ऑब्जेक्शन लगी 1 जुलाई 2017 के बाद, GST आने के बाद। ये ऑडिट ऑब्जेक्शन में बोला गया कि आपने सर्विस टैक्स जो है नहीं पे करा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ओशन फ्रेट पे। तो अब जो है असेसी ने पॉइंट आउट होते इमीडिएटली जमा करा दिया। अब क्योंकि उसको सर्विस टैक्स रिजीम होता तो उसको सनवैट क्रेडिट मिल जाता, लेकिन सर्विस टैक्स रिजीम नहीं है, इसलिए उसने उसका रिफंड अप्लाई कर दिया 30 अप्रैल 2019 को। रिफंड जो है रिजेक्ट हो गया इस ग्राउंड पे कि सेक्शन 142(8)A जो मेरा CGST एक्ट का है, वो ये कहता है कि अगर आपने कोई भी टैक्स एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स के चलते या असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के चलते पे करा है तो उस पे आपको ITC नहीं मिलेगा। तो सर मैं आपको इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। सेक्शन 142 सबसेक्शन 8 क्लॉज A जो मेरा है वो पुरानी रिजीम में मेरे पास सनवैट क्रेडिट रूल्स में एक सिमिलर प्रोविजन अवेलेबल था, जो मेरा ये कहता था कि अगर मान लीजिए आपने कोई मेलाफाइड इंटेंट के चलते, तो जैसे आप GST में जानते हैं कि सेक्शन 73 और सेक्शन 74 में बस 2 सेक्शन अवेलेबल है जिसमें शोकॉज नोटिस आता है। एक सेक्शन 73 जो है वो मेरा बोनाफाइड मिस्टेक का है कि मैंने बोनाफाइड गलती हो गई मुझसे, मैंने टैक्स पे नहीं करा या ITC गलत ले लिया। और सेक्शन 74 मेरा मेलाफाइड की वजह से कि मैंने फ्रॉड के चलते, सप्रेशन के चलते जो है टैक्स पे नहीं करा, मुझे पे करना था, मुझे पता था, लेकिन मैंने जानबूझ के उसको सरकार का इवेजन ऑफ टैक्सेस करने के लिए मेलाफाइड वे में मैंने उसको नहीं पे करा। तो सेक्शन 142(8)A और जो पुरानी रिजीम में मेरे पास ये प्रावधान अवेलेबल था वो ITC उनका डिसअलाउ करता था जो आपने मेलाफाइड रूप से आपने कोई क्रेडिट कोई टैक्स की चोरी करी या आपने कोई क्रेडिट गलत तरीके से आपने जो है डिपार्टमेंट से अगर ले लिया, तो उसमें बोलते थे डिपार्टमेंट लॉ हमारा ये बोलता था कि अगर उन केसेस में आपने कोई टैक्स की पेमेंट करी है आज तो आपको उसका क्रेडिट जो है नहीं मिलेगा। तो डिपार्टमेंट ने उसी प्रोविजन को कोट करते हुए बोला कि नहीं जी, आपने तो हमारे ऑडिट करने के बाद आपने जो है इसको जमा कराया, और तो ऑडिट करने के बाद अब जमा कराने की वजह से आपको इसका रिफंड या क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो इसमें बहुत अच्छी फाइंडिंग जो है दी गई, क्योंकि ऐसे बहुत टैक्स पेयर्स हैं हमारे जो ओशियन फ्रेट चार्जेस पे या रॉयल्टी पे, ऐसे बहुत मुद्दे हैं हमारे जिन पे जो डिबेटेबल मुद्दे थे, जिन पे असेसीज ने, क्योंकि छोटी मोटी अमाउंट होगी, असेसीज को होगा कि RCM में हमें इसका क्रेडिट मिल जाएगा या रिफंड मिल जाएगा करके असेसी ने उसको जमा करा दिया। अब उन सब असेसीज के क्योंकि रिफंड अटके हुए हैं, तो ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये बोलती है कि ओशियन फ्रेट के मुद्दे पे कोई भी मेलाफाइड नहीं है ऑन द पार्ट ऑफ अपीलेंट, बिकॉज ओशियन फ्रेट का जो मुद्दा है, 2-3 रीजन है सर क्यों मेलाफाइड नहीं है। पहला, मेलाफाइड इसलिए नहीं है क्योंकि ओशियन फ्रेट का मुद्दा हैज बीन ऑलवेज हाईली डिबेटेबल, और आप लोग ये लॉयर होने के नाते बहुत अच्छे से ये चीज समझते हैं सर कि जब कोई भी इशू बहुत ज्यादा डिबेटेबल होता है या इंटरप्रिटेटिव इशू होता है तो वो कभी भी मेलाफाइड नहीं कहा जाता, वो हमेशा बोनाफाइड मिस्टेक होती है एसएससी की, उस पर टैक्स पे करना रह गया। तो वही दिल्ली ट्राइब्यूनल ने भी ये बात बोली कि सिंस इट इज अ वेरी हाईली डिबेटेबल इशू and the issue has been traveled before various tribunals as well as high courts, and there is a contradictory judgment of different high courts as well as tribunals on the taxability of ocean freight charges, इसलिए जो है इसमें कोई मेलाफाइड मोटिव नहीं है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग दिल्ली ट्राइब्यूनल की कि मेलाफाइड इसलिए भी नहीं है क्योंकि उसके पास कोई इंसेंटिव ही नहीं है। अगर एसएससी कभी भी ओशियन फ्रेट चार्जेस पर सोचता अपने आप से, ऑडिट आने से पहले वो कहता है मैं इस पर जमा कराऊंगा, तो उसको इमीडिएटली क्रेडिट मिल जाता, उसका क्या नुकसान है? उसका तो कोई भी नुकसान नहीं है। आज वो एक हाथ से देगा, दूसरे हाथ से सरकार से ले लेगा, इधर वो कैश पे करेगा, उधर से क्रेडिट ले जाएगा।
तो इसलिए असेसी को कोई भी इंसेंटिव नहीं है टू अवॉइड द पेमेंट ऑफ टैक्सेस, टू मेक इवेजन ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो इसके लिए दिल्ली ट्राइब्यूनल ने फाइनली ये फाइंडिंग दी कि सेनवैट क्रेडिट के लिए असेसी जो है जगन्नाथ पॉलीमर्स जो है दे आर वेरी वेल एंटाइटल्ड। और इसी फाइंडिंग के साथ ये बोला गया कि क्योंकि वो सेनवैट क्रेडिट के लिए एंटाइटल्ड है, लेकिन 1 जुलाई 17 के बाद अब सेनवैट क्रेडिट मिल नहीं सकता क्योंकि जीएसटी रिजीम आ गई है, तो इसलिए उनको रिफंड दिया जाए। उनको रिफंड जो है अलाउ किया गया सेक्शन 142 सबसेक्शन 3। सिमिलर रूप की एक जजमेंट और मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। इसमें अभी हमने जगन्नाथ पॉलीमर्स की जो जजमेंट डिस्कस करी उसमें असेसी ने ऑडिट आने के बाद जो है जमा कराया था। सरकोर फ्लो टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की जजमेंट में चेन्नई ट्राइब्यूनल की जजमेंट 16 दिसंबर 2021 को लास्ट ईयर प्रोनाउंस की गई। इस जजमेंट में असेसी ने अपने आप वॉलंटरली, तो जैसे मान लीजिए जीएसटी आया, हमने 2 साल बाद सोचा यार एक बार अपना सर्विस टैक्स या एक्साइज का पूरा वो करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, ऑडिट करते हैं। ऑडिट में हमने पाया यार ये तो एक रिवर्स चार्ज की पेमेंट थी, एक खर्चा था। जैसे आप सब जानते हैं कि लीगल चार्जेस पे रिवर्स चार्ज लगते हैं, तो अगर मैं कोई एज एन एडवोकेट सर्विस दे रहा हूँ तो उसमें मुझे टैक्स नहीं पे करना है। अगर मैं किसी कंपनी को सर्विस दे रहा हूँ तो कंपनी पे करेगी उस पर रिवर्स चार्ज में। तो मान लीजिए किसी कंपनी ने पाया यार मैंने एडवोकेट का एक खर्चा किया था, उस पर रिवर्स चार्ज में टैक्स तो पे करना रह गया, तो उसने क्या करा, वॉलंटरली बिना किसी डिपार्टमेंट के आए हुए उसने वॉलंटरी जो है उसको जमा कराया, और वॉलंटरी जमा कराते ही इमीडिएटली उसका रिफंड फाइल कर दिया क्योंकि जीएसटी आने के बाद उसको उसका क्रेडिट नहीं मिलता। लेकिन डिपार्टमेंट ने उस रिफंड को रिजेक्ट किया ये बोलते हुए कि जीएसटी रिजीम के आने के बाद अब आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, कोई रिफंड नहीं मिलेगा। तो चेन्नई ट्राइब्यूनल की इसमें फाइंडिंग क्या थी? चेन्नई ट्राइब्यूनल का कहना था कि सेक्शन 174 सबसेक्शन 2, आप सब जानते होंगे सेक्शन 74 मेरा जो मेरे पुराने राइट्स थे, पुरानी रिजीम में प्रिविलेजेस थी, ऑब्लिगेशन थी, लाइबिलिटीज थी, तो अब जैसे जीएसटी आ गया तो मेरी कोई पुरानी लाइबिलिटी खड़ी है, तो ऐसा तो नहीं है सर कि वो लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी 1 जुलाई 17 के बाद, जो चोरी हो गई। तो मेरे जो पुराने राइट्स थे, मेरे प्रिविलेजेस थे, मेरे ऑब्लिगेशंस थे, मेरी लाइबिलिटीज थी पुराने लॉ की, वो सारी की सारी अभी भी रहेंगी। वो सेक्शन 174 मेरे को ये बोलता है कि वो रहेगा। तो उसका कॉग्निजेंस लेते हुए चेन्नई ट्राइब्यूनल ने ये वाली बात बोली कि सिंस एज पर सेक्शन 174(2) ऑल द राइट्स ऑफ द एसएससी विल रिमेन इंटैक्ट, तो इसलिए आईटीसी लेना भी एक जो है राइट है, एक सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट जो है वो हमारे टैक्स का मूल रूप से सोल ऑफ द लॉ है, तो उसका राइट जो है वो मारा नहीं जाएगा और उसको क्रेडिट जो है मिलेगा। उसके साथ साथ एक बहुत अच्छी फाइंडिंग चेन्नई ट्राइब्यूनल ने दी कि अगर सर्विस टैक्स पे करने की लायबिलिटी एक साथ 2017 के बाद जीएसटी आने के बाद कंटिन्यू होती है तो क्रेडिट लेने की भी मेरी जो राइट है वो भी कंटिन्यू करेगी। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप एक साथ 17 के बाद बोले कि मैं आपसे टैक्स दूंगा, क्रेडिट नहीं दूंगा मैं आपको। तो क्रेडिट भी जो है मुझे पुराने लॉ में जो मिलता था वो मेरे को मिलेगा, और जीएसटी आने की वजह से मेरे को वो क्रेडिट एज पर सेक्शन 142(3) जो मेरा कहता है कि जीएसटी आने के बाद अगर कोई भी क्रेडिट आपको अप्रूव होता है तो कैश में रिफंड किया जाएगा, उसके तहत चेन्नई ट्राइब्यूनल ने अगेन जगन्नाथ पॉलीमर्स की तरह चेन्नई ट्राइब्यूनल ने भी दिल्ली ट्राइब्यूनल की जजमेंट को फॉलो करते हुए ये वाली बात बोली कि आपको इसका रिफंड जो है मिल जाएगा। इसी पे एक बहुत छोटी सी जजमेंट और है सर, आपने या आप लोगों के साथ भी कोई आप लोगों ने केस सुना होगा कि माइनिंग स्टोन्स पे जो है रॉयल्टी पे एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है पैन इंडिया लेवल पे चल रहा है कि अगर मैं कोई सरकार को रॉयल्टी पे करता हूँ माइनिंग स्टोन्स की, कोई मेरे को माइनिंग साइट उसने दी और मैं वहां से स्टोन्स मिनरल्स जो है निकाल के लेके जा रहा हूँ, तो इसको रिवर्स चार्ज में इस पे लायबिलिटी आएगी या नहीं आएगी, इस पे जो है बहुत बड़ा चर्चा का मुद्दा हमेशा से रहा है। सेम उसी मुद्दे पे जो है एसएससी ने गंगेज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के केस में टैक्स जमा कराया, टैक्स जमा कराते उसने रिफंड मांगा, रिफंड उसको डिनाई करा गया, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने 22 फरवरी 2022 को गंगेज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के केस में कहा गया कि नहीं, आपको जो है उसका रिफंड बिल्कुल अलाउ होगा, कोई मैलाफाइड नहीं है और सेक्शन 142(3) में आपको ये रिफंड मिलता है। इसके साथ हम चौथे टॉपिक पे अपने आते हैं सर। फोर्थ टॉपिक जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये कहता है कि डिस्क्रिपेंसी इन वैल्यूएशन ऑफ गुड्स कैन नॉट बी अ ग्राउंड फॉर डिटेंशन ऑफ गुड्स। तो ये टॉपिक मेरा सर रखने का क्या उद्देश्य है, मैं जब भी कोई भी सेमिनार लेता हूं सर मेरे को हमेशा एक डाउट कोई ना कोई ऑडियंस से जरूर आता है कि सर एक बात बताइए, मैं गुड्स लेके जा रहा था, मेरे डॉक्यूमेंट सब कंप्लीट थे, सब कुछ बिल्कुल ठीक था, मैंने माल की वैल्यूएशन करी 100 रुपए पर किलो के हिसाब से, डिपार्टमेंट का कहना है कि नहीं जी ये तो 250 रुपए पर किलो के हिसाब से आएगा, इसकी तो मार्केट वैल्यू 250 रुपए पर किलो है। तो उस केस में क्या वो मेरा सेक्शन 129 में डिटेन कर सकता है? क्या वो मेरे पे पेनल्टी प्रोसीडिंग्स कर सकता है?
तो उसका आंसर है नहीं, वो नहीं कर सकता। इसकी जजमेंट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपसे प्रीएम्बल डिस्कस करता हूं क्यों नहीं कर सकता है। सर कोई भी डिटेंशन मेरी होती है वो रूल 138 ए बी सी डी ई के हिसाब से होती है, और वो रूल्स जो है सारे सेक्शन 68 की पावर लेते हुए जो है बनाए गए। सेक्शन 68 क्या बोलता है? सेक्शन 68 का सबसेक्शन 1 बोलता है कि गवर्नमेंट में रिक्वायर द पर्सन इन चार्ज ऑफ अ कन्वेंस कैरिंग एनी कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग सच अमाउंट, जो अमाउंट स्टेट वाइज उन्होंने डिफाइन करी हुई है, as may be specified to carry with him such documents and such devices as may be prescribed। तो सेक्शन 68(1) ने क्या बोला कि आप किस जो आपका इंटरसेप्शन ऑफ व्हीकल है, जो आपका रूल्स में डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 138 से लेके 138E तक, जो आपका इंटरसेप्शन, जो आपके पास एक प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कि वो गुड्स को रोक सकता है, वो पावर जो है सेक्शन 68 द्वारा रूल्स में दी गई। अब सेक्शन 68 पावर किस चीज के लिए दे रहा है कि आप चेक करेंगे कि क्या जो डॉक्यूमेंट्स उसने लेके जाने थे, क्या वो लेके जा रहा है, क्या वो डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। लेकिन यहाँ पे सेक्शन 68 में कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि क्या वैल्यू ऑफ गुड्स पूरी है, क्या वैल्यू ऑफ गुड्स सही है। मैं सबसेक्शन 2 पढ़ता हूँ। The details of documents required to be carried under subsection 1 shall be validated in such manner as may be prescribed। Validated का मतलब क्या हुआ कि जब मैं आपका ट्रक रोकूंगा तो मैं उसको आपके डॉक्यूमेंट्स को कैसे वैलिडेट करूंगा, क्या प्रोसीजर फॉलो करूंगा। मैं आपके MOV 1 में 2 में जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करूंगा, उसके बाद फिजिकल इंस्पेक्शन का आपको नोटिस दूंगा। वो सारे प्रोसीजर जो है 68(2) में पावर लेते हुए रूल्स में बताए गए। और उसके बाद सेक्शन 68(3) में बोला गया कि वेयर एनी कन्वेंस रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 इज इंटरसेप्टेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर एट एनी प्लेस, he may require the person in charge of the said conveyance to produce the documents prescribed under the said subsection and devices for verification। तो किसकी बात करता है सर? सेक्शन 68(3) ये नहीं बोलता है कि आपकी वैल्यू पूरी होनी चाहिए। सेक्शन 68(3) ये बोलता है कि आपको जब आप रोक लेंगे, इंटरसेप्ट कर लेंगे, तो प्रॉपर ऑफिसर कैन आस्क फ्रॉम द पर्सन इन चार्ज कि आप मेरे को डॉक्यूमेंट्स दिखाइए जो सबसेक्शन 1 में लिखे हैं कि आपको देने थे। अगर आपके वो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, मैं सेक्शन 129 में जाकर डिटेंशन कर लूंगा आपका। तो अब इसी प्रीएम्बल के साथ हम डिस्कस करते हैं अपना जजमेंट। केपी सुगंध लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का जजमेंट। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा जजमेंट आया 16 मार्च 2020 को। लास्ट ईयर एक जजमेंट आया, बट बहुत लोग इससे वाकिफ नहीं है, इसलिए मैं बार बार इसको रिसेंट जजमेंट्स वाले सेक्शन में डिस्कस करता हूँ। फैक्ट्स क्या थे? पेटिशनर ने पान मसाला और तंबाकू के प्रोडक्ट्स जो है टैक्स इनवॉइस और ई-वे बिल के साथ रायपुर में जो है भेजे। व्हीकल रोका गया। कन्वेंस इंचार्ज ने इमीडिएटली डॉक्यूमेंट्स जो है बिल और ई-वे बिल जो उसको प्रोवाइड करना था, इनवॉइस और ई-वे बिल, उसने दे दिया। डिस्पाइट द फैक्ट कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट जो है कंप्लीट है, मेरे डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी नहीं है, ऑफिसर ने जो है डिटेन किया, सीज करा ऑन द ग्राउंड कि देयर इज एन एलिजिड डिस्क्रिपेंसी इन द वैल्यूएशन ऑफ सच गुड्स। जो कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं 100 रुपए टन के हिसाब से लेके जाता, डिपार्टमेंट का कहना है कि नहीं, इसकी वैल्यूएशन तो भैया 250 रुपए पर टन के हिसाब से होती है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, हम लोग, ये मेरा एक लाइव एग्जांपल है, मैं डिपार्टमेंट में बैठा था जयपुर में, तो मेरे सामने ये सब हो रहा था। हम लोग मोबाइल पे स्क्रीन गार्ड लगवाते हैं सर। अब स्क्रीन गार्ड, मान लीजिए ऑफिसर जहां पे रहता है, ये जिस मार्केट, उसके आसपास जो मार्केट है, वो स्क्रीन गार्ड लगवाता है 50 रुपए का, और मेरे बिल में वो स्क्रीन गार्ड जो है सर 10 रुपए का लग के आ रहा है। ऑफिसर का कहना है 10 रुपए में तो स्क्रीन गार्ड मार्केट में कहीं लगता ही नहीं है, आप गलत कर रहे हो, आप अंडर वैल्यूएशन करके गुड्स को लेके जा रहे हो 40 रुपए के हिसाब से। जितने स्क्रीन गार्ड में लेके जा रहा हूँ, मान लीजिए 1000 स्क्रीन गार्ड में लेके जा रहा हूँ, 40 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपए की मेरी टैक्सेबल वैल्यू निकाल के उस पर टैक्स निकाल के पेनल्टी निकाल दी मेरी। अब उस केस में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बात बोली कि नहीं सर, आप ऐसा नहीं कर सकते, मेनली बिकॉज कि मैं अपने स्क्रीन गार्ड को MRP जो कि मेरी 50 रुपए मान लीजिए, मैं उससे कम पे 10 रुपए पे बेचता हूँ, तो इट कैन नॉट बी मेड अ ग्राउंड फॉर सीजर और डिटेंशन। अब आप पूछेंगे सर अनमोल ऐसे तो हम क्या करेंगे, हम सारे ही गुड्स को अंडर वैल्यू करके ले जाएंगे, टैक्स की चोरी हो जाएगी। नहीं सर, करेक्ट मैकेनिज्म जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ही बोला, करेक्ट मैकेनिज्म आपको उस एसएससी को पकड़ने का क्या है, सेक्शन 129, सेक्शन 68, ये सारे सेक्शंस मेरे डिस्कस करते हैं कि डिटेंशन कब हो सकता है। डिटेंशन हो सकता है जब मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं, लेकिन यहाँ तो सर मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। तो उस केस में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का ये कहना था कि अगर आपको मान लीजिए वैल्यूएशन में कोई दिक्कत आती है, अगर आपको प्राइस को लेके कोई दिक्कत आती है, आपके हिसाब से 50 रुपए होना चाहिए था स्क्रीन गार्ड का रेट, लेकिन आपने एसएससी 10 रुपए में लेके जा रहा है, तो 40 रुपए के लिए आप क्या करिए, आप जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को एक सैंपल ड्रॉ करिए, आप उसकी फोटो ले लीजिए,
आप देखिए कि वो कौन से ब्रांड का स्क्रीन गार्ड है, आप मार्केट वैल्यू उसकी सर्च कीजिए और आप उसकी रिपोर्ट बना के जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को भेज दीजिए। जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर बकायदा उसको शोकॉज नोटिस करेगा और 40 रुपए का टैक्स मांगेगा। लेकिन आप उस 40 रुपए के लिए पावर आपके पास नहीं है कि आप उसका हत्या डिटेन ही करके बैठ जाए। आपको उसका माल छोड़ना पड़ेगा, ट्रक छोड़ना पड़ेगा, और बाद में आप जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को चिट्ठी लिख के आप जो है उसकी एससीएन इशू करवा के बकायदा आप पूरी प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं, आप डिटेन नहीं कर सकते। सिमिलर डिसीजन है सर इस इशू पे बहुत सारे। अल्फा ग्रुप वर्सेस असिस्टेंट स्टेट टैक्स ऑफिसर 2020 113 taxman.com 222 केरला हाई कोर्ट की जजमेंट है। सकल नाजा मोहम्मद की जजमेंट है गुजरात हाई कोर्ट की। इन दोनों जजमेंट्स में अलॉन्ग विद केपी सुगन जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करी, इन तीनों जजमेंट्स में कंसिस्टेंट व्यू लिया गया कि वैल्यूएशन के बेसिस पे आप गुड्स जो है डिटेन नहीं कर सकते। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग जजमेंट मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। कर्नाटका ट्रेडर्स की जजमेंट है 6 जनवरी 2022 को गुजरात हाई कोर्ट द्वारा जो है प्रोनाउंस की गई। फैक्ट्स क्या थे इसमें? 2 फैक्ट्स थे सर। एक तो डिक्लेयर हमने वैल्यू करी गुड्स की 286 रुपए, डिपार्टमेंट का कहना था नहीं थी, मार्केट वैल्यू इसकी जो है 330 रुपए है, इसलिए उसने डिटेन करा। दूसरा कारण क्या था? मुझे माल जो है दिल्ली से लेके जाना है, लेट से पानीपत। अब दिल्ली से पानीपत जाने का सिंपल रास्ता है जी, दिल्ली बाईपास पकड़ूंगा मैं, हाईवे चढ़ूंगा और हाईवे से जो है सीधा निकल जाऊंगा पानीपत। लेकिन मैंने क्या करा, मैं दिल्ली से पानीपत जाने के लिए मैं ऐसे ना जाके पहले मैं गुड़गांव आया, मैंने केएमपी पकड़ा, केएमपी से जो है मैं कुंडली उतरा और कुंडली से मैंने फिर वो पानीपत वाला हाईवे जो है पकड़ा। अब ऑफिसर ने क्या करा, मेरा गुड़गांव में माल पकड़ लिया। वो कह रहा है यार तूने दिल्ली से पानीपत जाना है, तू गुड़गांव क्यों आया हुआ है? तो उस चक्कर में जो डायरेक्शन है, मेरी डायरेक्शन क्योंकि डिफरेंट है जहां पे मुझे माल पहुंचाने हैं, इस वजह से मेरा जो है माल पकड़ा गया और इन 2 कारणों की वजह से मेरा माल जो है डिटेन किया गया। तो इसमें क्या हेल्ड किया गया? इसमें अपार्ट फ्रॉम जो केपी सुगंध में जजमेंट में डिस्कस किया गया कि वैल्यूएशन कैन नेवर बी मेड अ ग्राउंड फॉर डिटेंशन अंडर सेक्शन 129 रेड विद सेक्शन 68, इसके साथ साथ एक बहुत अच्छी फाइंडिंग गुजरात हाईकोर्ट ने दी कि दिल्ली से माल पानीपत जाना है, गुड़गांव आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लेकिन सिर्फ इसी फैक्ट के आधार पे आप ये बात बोले कि नहीं जी आप तो इवेजन ऑफ टैक्सेस कर रहे थे, वो गलत है। अगर आपको इसके साथ कोई प्रूफ मिलता है, अगर आप प्रूफ कर पाते हैं कि ये दिल्ली से गुड़गांव इसलिए आया क्योंकि ये गुड़गांव में अनलोड होने वाला था, ये झूठा बिल, फर्जी बिल काट रहे हैं, पानीपत का माल एक्चुअल में गुड़गांव में अनलोड हो रहा है, तो उस केस में उस प्रूफ की लाइट में हम ये वाली बात बोलेंगे, उसको कॉग्निजेंस लेते हुए हम ये वाली बात बोलेंगे कि हाँ इवेजन ऑफ टैक्सेस है, हाँ आपका सेक्शन 129 में डिटेंशन हो सकती है। लेकिन सिर्फ ये कहना कि माल दूसरी दिशा में आ रहा है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ आप ये कह रहे हो ये दूसरी दिशा में जा रहा है, आप रूट जो है आपने गलत पकड़ लिया, दैट कैन नॉट बी सोनली मेड अ ग्राउंड फॉर डिटेंशन ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 129। अब हम सर अपनी सेकंड लास्ट जजमेंट को जो है डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी, मैंने आपसे डिस्कस किया इस टॉपिक को क्योंकि समय हमारे पास थोड़ा सा कम है, तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा। एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। मेरे को अपनी कंपनी में, बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसे करती हैं सर, छोटी भी आजकल करने लगी है। मान लीजिए मैं अपनी सीए फर्म की बात करूं, मैं अपनी फर्म में मेरे पास 50 एम्प्लॉइज है, मैं एक कल को डिसाइड करता हूं कि मैं एक काम करूंगा, मैं अपने सारे एम्प्लॉइज को मील जो है फ्री में दिया करूंगा। मैंने क्या करा, अपनी एक पेंट्री बनाई, एक कैंटीन बनाई और कैंटीन में मैंने एक थर्ड पार्टी सर्विस वेंडर को हायर किया और मैंने उस थर्ड पार्टी सर्विस वेंडर को ये बात बोली कि आप जो है मेरे एम्प्लॉइज को डेली लंच जो है फ्री में देंगे। उसने बोला नहीं सर मैं फ्री में तो नहीं दूंगा, मेरा तो 100 रुपए पर मील चार्ज होता है। मैंने कहा ठीक है जी, आपको 100 रुपए जो है मैं दूंगा, आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, लेकिन आप उनसे कोई पैसा नहीं लेंगे। अब मैंने अपने एम्प्लॉय से बात करी, मैंने कहा देखो जी आपका जो है 100 रुपए पर मील आता है, हम आपको कंपनी, क्योंकि आप हमारी कंपनी में जी जान से मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मैं आपको एक सब्सिडाइज्ड वो देता हूँ कि इसका 60 रुपए जो है मैं दूंगा, 40 रुपए मैं आपकी तनख्वाह से काटूंगा। तो अगर आप 25 दिन खाना खाते हैं तो 25 × 40 आपका 1000 रुपए आपकी तनख्वाह से कट जाएंगे और आप जो है 25 दिन अपने महीने में खाना लंच हमारे यहाँ पे खा पाएंगे फ्री में। एम्प्लॉय ने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने क्या करा, उसको एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट का पार्ट बना लिया और मैंने उस तरीके से उसको कैंटीन की सुविधा प्रोवाइड करानी शुरू कर दी। सेम बस फैसिलिटी, मेरे एम्प्लॉइज का ये कहना है, आज आप कोई भी इंडस्ट्री देखेंगे तो बहुत इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो अपने मजदूरों को बस की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है कि आपके गांव से, आपके घर से
हम आपको पिकअप करने की और ड्रॉप की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, और उसके लिए बहुत नॉमिनल सा चार्ज लेगी, 10 रुपए, 5 रुपए, 15 रुपए पर डे का अप डाउन का जो है वो चार्ज करती है। तो अब एडवांस रूलिंग के आगे बहुत सारे केसेस में एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स का जो एक जजमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं, महाराष्ट्र अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग की जजमेंट, इसमें क्वेश्चन पुट अप करा गया कि क्या ये जो मैं कैंटीन की सुविधा प्रोवाइड करने के लिए 40 रुपए अपने एम्प्लॉय से लेता हूँ और बस ट्रांसपोर्टेशन के लिए 15 रुपए पर रूट, एक तरफ का अप डाउन का 15 मतलब अप करने का और डाउन करने का, घर जाना और लेकर आना घर से, मैं 15 रुपए लेता हूँ, क्या ये मेरा एम्प्लॉय से लेना सप्लाई में तो नहीं आ जाएगा सेक्शन 7 में? क्या इस पे जीएसटी तो नहीं लग जाएगा? तो एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स के जजमेंट में अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग महाराष्ट्र ने बात बोली, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, कि एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स का काम नहीं है, वो ये बिजनेस में नहीं है कि वो कैंटीन की सर्विस दे या बस ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे। वो फार्मास्यूटिकल के बिजनेस में है, वो दवाइयां बनाती है, तो उसने कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करी है। और अगर लॉजिकली भी देखी जाए, साथ साथ अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग महाराष्ट्र ने बोला कि अगर लॉजिकली इस पूरी ट्रांजेक्शन को देखा जाए तो सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है? जो थर्ड पार्टी सर्विस वेंडर, जी बोलिए। जो थर्ड पार्टी सर्विस वेंडर है, वो जो मेरी कैंटीन में आके या मेरे प्रीमाइस में आके अपनी बसें चला रहा है, वो प्रोवाइड कर रहा है। किसको प्रोवाइड कर रहा है? वो एम्प्लॉइज को डायरेक्टली दे रहा है। अगर मान लीजिए मेरे को सब्सिडाइज की फैसिलिटी ना देनी होती तो मैं बीच में कहीं आता ही नहीं, पूरा 100 रुपए एम्प्लॉय जो है कैंटीन वाले को देता, कैंटीन वाला लेके घर चला जाता। तो ये जो सर्विस प्रोवाइड हुई है, ये एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स का इसमें कोई रोल नहीं है। उसने सिर्फ सब्सिडाइज करने के लिए, एक परक्विजिट्स देने के लिए अपने एम्प्लॉइज को एक सुविधा मिल जाएगी, उसने अपने एम्प्लॉइज को बोला कि लाओ जी 60 रुपए इसका जो है मैं रिम्बर्स कर देता हूँ, आप 40 रुपए दे देता। तो उसके लिए बोला गया कि मेरी जो आउटपुट सर्विस है एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की, दिस इज नॉट कैंटीन सर्विस और बस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, और जीएसटी जो है ऑलरेडी उस पर डिस्चार्ज हो चुका है एक बारी, और उस पर दोबारा जीएसटी उस 40 रुपए की रिकवरी पे एम्प्लॉइज से जो हम कर रहे हैं उस पर नहीं लगना चाहिए। Further, it was noticed that provision of canteen facility to employees is not made in the course or furtherance of business. तो जो एसएससी का बिजनेस है फार्मास्यूटिकल का, उसके कोर्स या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए वो कैंटीन की या बस ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा जो है नहीं दी गई है। इसके बहुत सिमिलर जजमेंट्स है सर, ये बहुत सारी जजमेंट्स है। टाटा मोटर्स की जजमेंट है, डिशमन कार्बोजन की जजमेंट है, गुजरात अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग की दोनों, भारत ओमान रिफाइनरीज की जजमेंट है, मध्य प्रदेश अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग की, नॉर्थ शोर टेक्नोलॉजीज की जजमेंट है अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग उत्तर प्रदेश की, पॉस्को इंडिया की जजमेंट है महाराष्ट्र अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। अब इसके साथ साथ कुछ जजमेंट्स अगेंस्ट की भी है। अगेंस्ट की जजमेंट्स क्या है? एमएफएआर होटल्स एंड रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड 12 मई 2020 की जजमेंट है तमिलनाडु अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग की। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा की जजमेंट है अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग महाराष्ट्र की 18 अक्टूबर 2019। अब आप कहोगे अनमोल तूने फेवर की भी जजमेंट दिखा दी, तुमने अगेंस्ट की भी जजमेंट दिखा दी, हम क्या फॉलो करें? तो सर इन दोनों अगेंस्ट की जजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नोट करना। इन दोनों अगेंस्ट की जजमेंट में ये बात बोली गई कि क्योंकि एसएससी वही काम करता था, तो जब आप पहली जजमेंट देखेंगे एमएफएआर होटल्स एंड रिजॉर्ट्स की जजमेंट है, ये सर खुद का होटल चलाते हैं, ये खुद आउटडोर केटरिंग की सुविधा देते हैं, खुद कैंटीन सर्विस प्रोवाइडर की सुविधा देते हैं। तो इसमें ये फाइंडिंग दी गई, और पहले भी हमारे पास पुरानी रिजीम की भी सर्विस टैक्स की जजमेंट्स है जिनमें ये फाइंडिंग हमेशा से दी गई कि अगर एसएससी बस ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है या फिर एसएससी कैंटीन का काम करता है और वो वही अपनी खुद की बसें या अपनी खुद की कैंटीन जो है अपने एम्प्लॉइज के लिए चलाता है, तो उस केस में वो जो भी पैसा रिसीव कर रहा है अपने एम्प्लॉइज से, वो ये नहीं बोला जाएगा कि एम्प्लॉय को परक्विजिट्स दे रहा है, वो ये बोला जाएगा कि वो एज अ कस्टमर कल को बाहर जाके भी अगर देता तो वो यही देता, और अपने एम्प्लॉइज को भी वो एज अ कस्टमर दे रहा है, तो वो जो कलेक्ट कर रहा है वो सेल मानी जाएगी, वो सप्लाई मानी जाएगी, उस पर टैक्स जो है लगेगा। तो इन पूरी उसका अगर हम सार देखें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है ये समझना कि क्या कैंटीन और बस फैसिलिटी की सुविधा जो मैंने अपने एम्प्लॉइज को दी, क्या वो मेरी आउटपुट सर्विस जो मैं रेगुलर काम करता हूं, जैसे एमक्योर फार्मास्यूटिकल में वो फार्मास्यूटिकल का काम करता था, तो उसमें आउटपुट सर्विस से कोई लेना देना नहीं था कैंटीन का या बस फैसिलिटी का। लेकिन एमएफएआर होटल के केस में मैं कैंटीन का काम करता हूं आउटपुट सर्विस में, तो अगर मैं करता हूं तो मेरी टैक्सेबल हो जाएगी, अगर मैं नहीं करता तो जो मैं एम्प्लॉइज से 40 रुपए पर मील का ले रहा हूं सब्सिडाइज रेट पे, वो सप्लाई की डेफिनेशन में कवर नहीं होगा और उस पर टैक्स जो है नहीं लगेगा। ये जजमेंट मैंने क्यों डाली सर? सेम जजमेंट है ये जजमेंट, ये केस जो है हमने लड़ा था, एसआरएफ लिमिटेड का जजमेंट है गुजरात अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग का 28 सितंबर को अभी पीछे जजमेंट आई है, बहुत रिसेंट जजमेंट है। इसमें भी सेम फाइंडिंग्स ली गई
कि एप्लीकेंट जो है वो कैंटीन या बस ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं दे रहा है, बल्कि थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर जो बाहर से एक XYZ लिमिटेड को बुला के कैंटीन की सुविधा करवाई गई या बस चलवाई गई, ये वो जो है दे रहा है डायरेक्टली एम्प्लॉइज को। ये मेरा काम नहीं है, मैं इसमें एंगेज नहीं हूँ। और एक सर्कुलर आया है 6 जुलाई 2022 को एम्प्लॉय के परक्विजिट्स की टैक्सेबिलिटी को लेके, उसको कंसिडर करते हुए गुजरात अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने हमारे केस में भी सेम जजमेंट ये पास करी कि दिस इज नॉट टैक्सेबल एंड इस पे जो है टैक्स लायबिलिटी नहीं अट्रैक्ट करे। अब सर इसी के साथ हम अपने बिल्कुल टाइम के नजदीक भी आ गए 1 घंटे के। अनमोल सर 1 मिनट, संजय जी जो हमने अभी डिस्कशन चल रहा था जोमेटो वाला, क्या वो इस समय अनमोल सर से प्रश्न पूरा जा सकता है? हेलो, ये अपन जो प्रश्न अभी बात चल रही थी ना जोमेटो वाली सर्विसेज पे, मैं बता दूं सर, मैंने उसको भी स्टडी किया था साथ साथ में, मैं अभी बता दूंगा, सर को चलने दीजिए, हो जाएगा क्लियर, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर, ठीक है सर, अनमोल सर चालू करिए। तो मैं आगे बढ़ता हूँ सर अपने लास्ट टॉपिक की तरफ। लास्ट टॉपिक हमारा सर क्लैंडेस्टाइन रिमूवल की बात करता है। क्लैंडेस्टाइन रिमूवल क्या हुआ? क्लैंडेस्टाइन रिमूवल जैसा मैंने सेमिनार के स्टार्टिंग में बताया कि अगर मान लीजिए कोई माल मैं अपने गोडाउन से, अपने वेयर हाउस से जो है डिस्चार्ज करता हूं, लेकिन उस माल पे जो है मैंने टैक्स पे नहीं करा, तो उसको बोला जाता है क्लैंडेस्टाइन रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम माय वेयर हाउस, कि मैंने क्लैंडेस्टाइनली उस अपने गुड्स को रिमूव करा विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस। मैंने उस पे जो टैक्सेस पे होते थे मैंने नहीं करे। आप लोगों को पुरानी रिजीम में ध्यान होगा कि एक्साइज में एक्साइज ड्यूटी कब लगा करती थी? जैसे ही मैं अपने वेयर हाउस से गुड्स को बाहर निकालूंगा, मेरे पे एक्साइज ड्यूटी की लायबिलिटी अट्रैक्ट कर जाएगी, मेरे को उस दिन आई एम लायबल टू पे एक्साइज ड्यूटी ऑन दैट पर्टिकुलर गुड्स। तो क्लैंडेस्टाइन रिमूवल जो है एक कंसेप्ट डेवलप हुआ सेंट्रल एक्साइज रिजीम से, वैट रिजीम से, जिसमें बोला गया कि अगर आपने अपने वेयर हाउस, अपने गोडाउन से कोई गुड्स को रिमूव करा विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस, तो उसको जो है सेल को, जो कच्चे में सेल आपने कर दी पक्के में ना करके, उस कच्चे की सेल को जिसपे टैक्स पे नहीं हुआ, उसको क्लैंडेस्टाइन रिमूवल कहा जाता है। अब हमारे सामने ऐसे बहुत केसेस आते हैं सर, रेगुलर बेसिस पे हम लोग ऐसे केसेस देखते हैं। अभी भी हम एक केस इसको ऐसा कंटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको उस केस के फैक्ट्स बताना चाहूंगा। उस केस में क्या हुआ कि डिपार्टमेंट आया मेरे फैक्ट्री में। जिस दिन डिपार्टमेंट आया मेरी फैक्ट्री में, मैंने कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए डायरी में रेट चार्ट बना रखा था कि लकड़ी जो है, मैं लेट से बहुत एक रफ एग्जांपल ले रहा हूं सर, लकड़ी जो है मैं लेट से 100 रुपए पर पीस बेचूंगा, स्टील जो है मैं एग्जांपल है 500 रुपए किलो के हिसाब से बेचूंगा। ऐसे करके मैंने जो है एक प्राइस लिस्ट बना रखी थी डायरी में। अब डिपार्टमेंट आया, डिपार्टमेंट ने पूरा सर्च किया सर। ये मैं आपको एक प्रैक्टिकल केस बता रहा हूँ सर, एक क्लाइंट का। अब डिपार्टमेंट ने जब पूरी सर्च करी, उसको ना तो कोई कैश मिला, ना ही उस किसी की स्टेटमेंट ऐसी मिली जिसने बोला कि हाँ जी हमने क्लैंडेस्टाइन रिमूवल करी, हमने कच्चे में माल बेचा, उसको कुछ भी नहीं मिला। तो डिपार्टमेंट ने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ उस डायरी की एंट्री के आधार पे डिपार्टमेंट ने हमें को एक शोकॉज नोटिस इशू किया हमारे ऊपर, जिसमें डिपार्टमेंट ने बोला कि आपने क्लैंडेस्टाइन रिमूवल करा है। कैसे? आपने प्राइस लिस्ट जो है डायरी में लिखा है 500 रुपए, आपने एक्चुअल में गुड्स बेचे हैं 50 रुपए पे, आपकी जो इनवॉइस वैल्यू है 50 रुपए और उस पे आपने जो है जीएसटी पे करा हुआ है। अब 450 रुपए जो आपकी प्राइस लिस्ट के हिसाब से एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट गुड है, आपने 450 रुपए कैश में रिसीव करके कच्चे में बेच दिया। तो उसने क्या करा, जितनी भी क्वांटिटी, लेट से मैंने 10,000 किलो का काम किया उस पीरियड में, तो 10,000 किलो इंटू 450 करके उसने मेरी लायबिलिटी इंटू 18% करके मेरी लायबिलिटी जीएसटी की निकाल दी। अब प्रश्न उठता है कि क्या वो सिर्फ और सिर्फ डायरी की एंट्री पे बात कर सकता है? तो मैं आपको ये जजमेंट डिस्कस करने से पहले रघुवीर रोलिंग मिल्स की मैं आप लोगों को एक प्रियम्बल देना चाहूंगा कि इट इज अ वेल सेटल्ड प्रोपोजिशन ऑफ लॉ दैट merely statements और merely a single proof is not sufficient to prove कि मैंने कोई फेक इनवॉइसेस का काम किया है, मैंने क्लैंडेस्टाइन रिमूवल का काम किया। तो बहुत बार ऐसा होता है, डिपार्टमेंट कहता है मैंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी, स्टेटमेंट में सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, अब आपका जो है केस आपके अगेंस्ट बन गया, आपने तो फेक इनवॉइस का काम किया हुआ है। तो उन पे बहुत जजमेंट्स आधारित हैं, जीएसटी रिजीम में भी, पुराने रिजीम में भी, जो ये बोलती है कि सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट के आधार पे आप जो है ये नहीं कह सकते कि फेक इनवॉइस हुआ है, आपको कोई प्रूफ साथ में लाना पड़ेगा। जैसे कोई कच्चे की रिसीट आपको लानी पड़ेगी, कोई कैश आपको उसके घर पे मिला है तो आपको दिखाना पड़ेगा कि देखो जी कैश में काम हो रहा है, क्लैंडेस्टाइन रिमूवल हुआ है। सिर्फ और सिर्फ आप स्टेटमेंट के आधार पे नहीं बात कर सकते। तो सिमिलर जो है इलाहाबाद ट्राइब्यूनल की जजमेंट आई, जिसका सार अगर मैं आपसे बात करूं तो वो यही है कि सिर्फ और सिर्फ डायरी के बेसिस पे आप ऐसा नहीं कह सकते कि उसने क्लैंडेस्टाइन रिमूवल जो है की है।
सर्च कंडक्ट हुई, सर फैक्ट्स में बताता हूँ, सर्च कंडक्ट हुई, एक सृष्टि ब्रांड की नोटबुक जो है रिकवर हुई सर्च के दौरान। जो एंटायर केस क्लैंडस्टाइन रिमूवल का बनाया गया वो सिर्फ और सिर्फ जो डायरी में एंट्री पाई गई, जैसे एग्जांपल है उस डायरी में कोई एक एंट्री पाई गई कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा AG करके लिखा कि अनमोल गुप्ता का AG लिख दिया और लिखा कि 10 किलो माल 280 रुपए पे 10 × 280 करके 2800 रुपए लिख दिया। अब डिपार्टमेंट क्या कहता है, ऐसे हमने बहुत सारे केसेस ऐसे हैंडल किए जिसमें डिपार्टमेंट ऐसा कहता है कि सर ये 2800 रुपए तो AG नाम की कोई पार्टी का आपका बुक्स में चढ़ा ही नहीं हुआ, ये इसका मतलब आपने कच्चे में बेचा है, आपने इस पे GST पे नहीं करा, आपने इस पे एक्साइज पे नहीं करा, तो आपकी इस पे लायबिलिटी होती है। तो सेम रघुवीर रोलिंग मिल्स के केस में क्या हुआ, जो एंट्री डायरी में पाई गई उसके बेसिस पे क्लैंडस्टाइन रिमूवल का केस बनाया गया। अब आपको पता ही है सर डिपार्टमेंट क्या करता है, जब सर्च के दौरान ऐसी कोई डायरी वायरी मिल गई तो कोवर्जन के बेसिस पे उसने क्या करा, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा ली प्रोप्राइटर के द्वारा। प्रोप्राइटर जो कंपनी के थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया क्लैंडस्टाइन रिमूवल और उन्होंने जो है स्टेटमेंट में लिख के उन्होंने डिपॉजिट भी करा दिया अमाउंट। अब ये केस जो है इलाहाबाद ट्राइब्यूनल तक ट्रैवल किया, केस इलाहाबाद ट्राइब्यूनल तक लड़ा गया। तो इलाहाबाद ट्राइब्यूनल ने फाइनली ये बात बोली कि नोटबुक में जो लिखा गया क्या उसकी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से आपने जांच कराई कि क्या ये प्रोप्राइटर ने जो एक्सेप्ट किया क्लैंडस्टाइन रिमूवल है, क्या ये प्रोप्राइटर की हैंडराइटिंग में जो ये मान रहा है कि एंट्री मेरी है, क्या ये एक्चुअल में इसकी हैंडराइटिंग की भी है, क्या ये इसके किसी पार्टनर की हैंडराइटिंग में है, क्या ये इसकी किसी एम्प्लॉय की हैंडराइटिंग में, आपने चेक ही नहीं करवाया, आपने ऐसे ही मान लिया कि ये कंपनी के बंदे ने लिखा है। उसके बाद जो ऑथर है नोटबुक का वो आज तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ, कहीं पे भी पूरे शोकॉज नोटिस में या पंचनामे में ये नहीं लिखा हुआ कि ये नोटबुक जिसके आधार पे मैं पूरा केस बना रहा हूँ इसको किसने लिखा, और ना ही वो आइडेंटिफाई हुआ, ना ही उसकी स्टेटमेंट ली गई। सिर्फ और सिर्फ जो है प्रोप्राइटर की स्टेटमेंट और डायरी पे आधार करके पूरा केस बनाया गया। उसके साथ एक बहुत अच्छी फाइंडिंग इलाहाबाद ट्राइब्यूनल ने दी कि सीरियस चार्ज लाइक क्लैंडस्टाइन रिमूवल कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड विदाउट टेंजिबल एविडेंस और प्रोक्योरमेंट ऑफ, जैसे टेंजिबल एविडेंस क्या हो सकता है कि मैंने रॉ मटेरियल प्रोक्योर किया था कच्चे में, क्योंकि मैंने कच्चे में बेचा तो कच्चे में लिया भी होगा, मैंने लेबर लगाई, मैंने इलेक्ट्रिसिटी हाई कंज्यूम करी, मान लीजिए मैंने 1000 किलो की सेल दिखाई है, एक्चुअल में आप क्लैंडस्टाइन रिमूवल में कह रहे हो आपने 5000 किलो का और माल बेच दिया, तो 6000 किलो के हिसाब से बिजली भी खपत हुई होगी, तो 6000 किलो के हिसाब से बिजली की लागत हुई है या 1000 किलो की लागत हुई है मैन्युफैक्चरिंग में। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग क्या मैंने एक्चुअल में किया, मेरे पास इतने इक्विपमेंट्स भी है कि मैं 6000 किलो की कैपेसिटी रखता हूँ, मैं बना सकता हूँ। और इन्हीं सारे रीजंस क्योंकि ये सारे नहीं थे तो उस बेसिस पे इलाहाबाद ट्राइब्यूनल ने बात बोली कि आप ऑर्डर जो है सेट असाइड करा, और ये वाली बात बोली कि सिर्फ डायरी के बेसिस पे या स्टेटमेंट के बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते हैं कि क्लैंडस्टाइन रिमूवल जो है किया गया है। तो इसी के साथ मेरा आज का टॉपिक समाप्त होता है। मैंने आपके थोड़ा सा समय ज्यादा ले लिया, 6 मिनट ऊपर, बट मैं आशा करता हूं कि मैंने जो टॉपिक आज लिया आप लोगों के समक्ष उसके साथ पूरा जस्टिस किया, मैं आप लोगों को अपनी बात कन्वे कर पाया। मैं एक बार दोबारा से एसोसिएशन को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अवसर दिया आप लोगों के समक्ष आने का, अपनी नॉलेज शेयर करने का। थैंक यू सो मच। अब इतना अच्छा डिस्कशन सुनने, उद्बोधन सुनने के बाद अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कृपया पूछिए। संजय सर, कोई क्वेश्चन हो आपका? सर या तो वही जो आप कह रहे थे उसी चीज को डिस्कस कर लिया जाए मेरे ख्याल से, अमोल सर से, अगर अंशुल सर आदेश करे तो। जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल कर लीजिए। जहाँ तक है पहले मैं थोड़ा सा बात अनमोल सर से करना चाह रहा था। सर जो बस कैंटीन वाला जो आपने बताया था, कैंटीन सर्विसेज को लेकर के, और बस की जो सर्विसेज दी जा रही हैं एम्प्लॉयर के द्वारा या अपने एम्प्लॉयज़ को, वहाँ पे आपने हमें 2 तरीके की जजमेंट्स बताई, एक तो फेवरेबल और एक अनफेवरेबल। दोनों जजमेंटों में जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने एक चीज़ देखा कि सप्लाई मानने के लिए, किसी भी चीज़ को जब हम सप्लाई मानते हैं तो उसमें एक एलिमेंट जो होना चाहिए फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो होना कंपलसरी है, तभी हम किसी भी सप्लाई को सप्लाई कह सकते हैं। जी जी, एज पर सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट। जो फेवरेबल जो अनफेवरेबल जजमेंट थे जिनमें ये कहा गया कि ये सप्लाई मानी जाएगी, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ वहाँ पे एलिमेंट फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, सेम नेचर ऑफ बिजनेस के थे वो। एग्जैक्ट ऐसा ही है ना सर? एग्जैक्ट ना, यानी हम कह सकते हैं कि अगर सेम नेचर ऑफ बिजनेस में है तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वाला जो एलिमेंट है वो पूरा हो जाएगा। उनका ये कहना है कि अगर आप ये काम करते ही हो, जैसे एग्जांपल है मैं CA की सर्विस ही प्रोवाइड करता हूँ
और मैं अपने एम्प्लॉइज को भी सब्सिडाइज रेट पे सीए की सर्विस दे रहा हूँ, तो मेरा एम्प्लॉय जो है वो मेरा कस्टमर ही हो गया। एक तरह से मैंने अपना बिजनेस को ही प्रमोट करने के लिए अपने एम्प्लॉय को भी सस्ते रेट में देना शुरू कर दिया। हम उसकी आईटीआर भर देते हैं, तो मतलब एग्जैक्ट फैक्ट पे बात करें तो मतलब वो हमारी सर्विस बन जाएगी, क्योंकि वहाँ सेम नेचर ऑफ बिजनेस है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का लिमिट वहाँ पे कहीं ना कहीं शामिल हो गया। हाँ जी 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 जी, क्योंकि मेरे दोनों जजमेंट में ये चीज थोड़ा सा नोटिस करी कि फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मैटर यहाँ पे बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं जी बिल्कुल। अनमोल जी, मेरा दो है मैटर सर। थे। हाँ अंशुल जी, आप ही। हाँ हाँ बताइए सर, बताइए बताइए बताइए, मैं बताऊंगा अनमोल सर। जी, अनमोल जी की भी राय जान लें। हाँ अनमोल जी, देखिए अभी एक डिस्कशन चल रहा था, 2 पॉइंट्स हैं। एक पहले एक प्रॉब्लम्स, तो इस पे थोड़ा सा आप बताइए 129 में। जैसे अभी आपने जो बताया, एक तो अंडर वैल्यूएशन का, एक दूसरी प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं वो आ रही हैं सर कि जैसा कि आपको मालूम है कि एक्ट में चेंज हो गया कि यदि कोई रिटर्न फाइल नहीं करता तो उसका ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है रजिस्ट्रेशन। बिल्कुल तो सही कह रहे आज के सस्पेंड हो जा रहा है, तो जो मोबाइल यूनिट्स हैं वो इंटरसेप्ट कर रही हैं आज की डेट में हाँ जी कि परचेजर का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड है, इवन उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, बिल है, ईवे बिल है, सब कुछ है, मगर ये ग्राउंड ले रहे हैं, जबकि ये ग्राउंड 129(3) का कहीं भी पार्ट नहीं होती। उसके बावजूद भी इस पे इंटरसेप्ट करके पेनल्टीज ली जा रही हैं। तो क्या ये नहीं सर, लीगल है? इंटरसेप्ट इस वजह से हो रहा है कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ हुआ है, अंडर सस्पेंशन है अंडर वो उसको। सस्पेंशन है। हाँ, तो उसको वो कहते हैं कि आप सर- डीलर ही नहीं है। सर कायदे से क्या है कि ऐसा नहीं है, सस्पेंशन और कैंसिलेशन दो अलग अलग बातें हैं। सस्पेंशन जो है वो टेम्परेली सस्पेंड किया जाता है, उसको ये नहीं कहा जाता कि आप डीलर से हमने हटा दिया। कैंसिलेशन में वो बात की जा सकती है कि हमने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, आप डीलर नहीं बचे, अब आप काम कैसे कर रहे हो। सस्पेंशन जो होता है वो टेम्परेरी होता है। सस्पेंशन का मतलब ही यही है कि हमने आपको एक नोटिस दिया हुआ है, आप उसका जवाब दो, टिल द टाइम आप जवाब दे रहे हो हम आपका सस्पेंड कर रहे हैं। आप कोई भी शोकॉज नोटिस देखेंगे जो कि रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का आता है, उसमें नीचे एक लाइन लिखी होती है कि टिल द टाइम आप जवाब दें हम आपका सस्पेंड करें। तो ऐसा नहीं है सर, गलत बात है कि आपका सस्पेंड हुआ हुआ तो आप डीलर ही नहीं हो। ये है कि हाँ मेरी प्रोसीडिंग अंडर है, क्योंकि मेरी प्रोसीडिंग अंडर में है, मैं उसका जवाब दूंगा और हो सकता है कल को प्रोसीडिंग्स ड्रॉप भी हो जाए, तो टिल द टाइम मेरे को बिजनेस तो करने दीजिए। इस पे सर मद्रास हाई कोर्ट की 2-3 जजमेंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, जिसमें ये बात बोली गई है कि सस्पेंशन आप जो करते हैं वो एसएससी को ग्रॉसली परेशान करता है, और एसएससी को आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपने सस्पेंड किया, कैंसिल किया तो अपना बिजनेस ही डेट से बंद कर दे। वो अपना बिजनेस को चालू रखेगा, आपको उसको बिजनेस वो कर पाए इसलिए उसको आसानी से माध्यम देके उसको रेगुलेट करना है। अनमोल जी, बिल्कुल सही बात है जो आप कर रहे हैं, मगर जो ये जो प्रॉब्लम्स आज की डेट में आ रही हैं ये पिछले 6 महीने 18 जुलाई के बाद से ही, जब ये जहां अपने एक्ट के अंदर चेंज हो चुका है, जीएसटी एक्ट के अंदर ऑटोमेटिक अफसर देता था, आज ये भी ऑटोमेटेड हो गया है सर। यदि आपके दो क्वार्टर के या 6 महीने के रिटर्न्स आपके फाइल नहीं होते हैं 3B, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम आपको सस्पेंड कर देता है आपका रजिस्ट्रेशन। तो आप रिटर्न फाइल कर देते हैं तो वो रिवर्क हो जाना चाहिए। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो सस्पेंड हो जाता है, इवन डीलर अपने रिटर्न फाइल कर देता है मगर वो रिवोक नहीं हो रहा होता। मीनवाइल यदि जब भी वो कोई ट्रांजेक्शन्स कर रहा होता है तो उस कंडीशंस में जो एनफोर्समेंट डिवीजन है वो इन चीजों को रोक के होल्ड करता है। और वो ये उनका यही मानना है, जैसा आप कह रहे हो ना कि सस्पेंड में, हमारे लोगों का भी यही मानना है कि ड्यूरिंग सस्पेंशन वो एक टेक्निकल वजह है कि हमने रिटर्न नहीं फाइल किया, हमने रिटर्न फाइल कर दिए, हमारा सस्पेंशन खत्म हो जाना चाहिए। सर इसका ना क्या इस समाधान ग्राउंड के है, अगर आपका ये कहना है संजय जी कि 6 महीने से 18 जुलाई के बाद दिक्कतें बढ़ गई हैं, तो मेरा आपको यही सलाह रहेगी कि सबसे पहले तो हम कोशिश ये करें कि अगर मान लीजिए हमें दिख रही है कि कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि और जजमेंट भी इस पर अभी तक नहीं आई है, क्योंकि प्रॉब्लम तो अब आनी शुरू हुई है, हाई कोर्ट की जजमेंट आते आते 6 महीने साल लग जाएगा। तो हम कोशिश सबसे पहले यही करें कि अगर मान लीजिए किसी कारणवश हमारी रिटर्न ना बढ़ने की वजह से, किसी भी कारणवश हमारा जीएसटी सस्पेंड हुआ है, तो हम सबसे पहले रिटर्न भर के उसको तुरंत खुलवा लें, जिससे कल को बिजनेस करने में मेरे को भी दिक्कत ना है और मैं जिसके साथ कर रहा हूँ उसको भी दिक्कत ना है। क्योंकि एक मैं आपको और इसका सिक्के का दूसरा पहलू दिखाता हूँ। होगा क्या, अगर मान लीजिए आपका सस्पेंड है और इस दौरान मान लीजिए वो 1 महीना 2 महीना या प्रोसीडिंग चल रही है, कैंसिल हो गया, भगवान ना करे आगे आप अपील में चले गए, और इस दौरान आपके सप्लायर पे जीएसटी डिपार्टमेंट वाला आ गया, तो उसके आईटीसी या टैक्स की वैलिडिटी को भी जो है चैलेंज करने वाला है कि आपने एक सस्पेंडेड डीलर के साथ काम क्यों किया।
तो आपको वहां पे भी एक तकलीफ एक जो है आने वाली है। तो आप कोशिश कीजिए सबसे पहली कि अगर सस्पेंशन कोई ऐसे कारण की वजह से हुई है, रिटर्न ना भरने की वजह से, तो इमीडिएटली उसको रिटर्न भर के डिपार्टमेंट जाके 10-15 मिनट में उसको चालू करवाया जाए और फिर जो है ट्रांजेक्शन की जाए। लेकिन कुछ केसेस में ऐसे भी समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें ट्रांजेक्शन करनी जरूरी है। मेरा मान लीजिए रास्ते में और सस्पेंशन का नोटिस आ गया, मेरा जो है इतना दूर जा रहा है सामान के 3 दिन लगेंगे पहुंचने में, जाते जाते रास्ते में ही नोटिस आ गया, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं उसको वापस तो नहीं बुला लूंगा आधे रास्ते से। तो ऐसे ही कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती हैं सर, उसमें अपने को डिपार्टमेंट को यही समझाना पड़ेगा कि सस्पेंशन इन नो वे अमाउंट्स टू कैंसिलेशन एंटिल द टाइम इट इज सस्पेंडेड, माय प्रोसीडिंग्स आर अंडरगोइंग, और मेरे को उस टाइम तक आप जो है बॉदर नहीं कर सकते। ऐसे करके अपने डिपार्टमेंट अनमोल जी, मेरी बात वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ ज्यूरिडिक्शनल अफसर का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं सर, वहाँ ज्यूरिडिक्शनल अफसर का प्रॉब्लम है ही नहीं कि वहां पर उससे इशू ही नहीं हुआ है नोटिस। सिस्टम ने ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर रहा है सर। लेकिन जो चीज आ रही है इसीलिए उसको सस्पेंशन को रिवोक करने की जो पावर होती है ना सर, वो ज्यूरिडिक्शनल के पास। बिल्कुल सर, ज्यूरिडिक्शनल अफसर के पास होती है, मगर उसके पोर्टल पर शो नहीं हो रहा होता है। इवन ये आया था कि सर जैसे ही आपका होता है, आप रिटर्न फाइल करते तो ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा, आपको नहीं जाना, मगर अब हो नहीं रहा है। मेरे को पता है सर। प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं अफसर्स के पास। आप जब जो भी आदमी ऐसा करता है या जिसके साथ भी प्रॉब्लम होती है, वो अपने रिटर्न फाइल करेगा, जाएगा ज्यूरिडिक्शनल अफसर के पास कि भाई मैंने रिटर्न फाइल कर दिया, मेरा रिवोक कर दीजिए। पर अफसर्स के पास क्या प्रॉब्लम होती है कि वो कहते हैं मेरे पास तो है ही नहीं, शो ही नहीं हो रहा, ये तो सिस्टम करेगा। सर हमारे पास ना ऐसे आप जो केसेस बता रहे हैं, ऐसे 1-2 केसेस हमारे पास भी आए हैं। भगवान की दुआ से हमें ऐसे टेक्निकल हम नहीं ऑफिसर के पास एक्चुअल में हम नहीं सर, हम लोगों ने भी यही कराया है कि उसके बाद हमने लगातार ऊपर या वहां पर करके कंप्लेंट करके हर अफसर से मिलकर कि भाई हमने तो रिवोक करिए, इसको करिए, तो उन्होंने किया है। आप सीपी ग्राम पे, जीएसटी हेल्प डेस्क पे कमिश्नर साहब से मिलके और हायर लेवल के ऑफिसर से मिलके ये क्वेरी रेज करवा के, टिकट रेज करवा के, आप मतलब आप सर टेक्निकल ग्लिच तो एक ऐसी चीज है, मैं उसका कहूंगा कोई भी क्या ही समाधान दे सकता है। रिवोकेशन भरने के बाद सर अगर वो नहीं दिख रहा है तो एक आध केस एक्सेप्शनल है कि वहाँ पे जो दिक्कत हो सकती है, तो वहाँ पे इस केस में है हमें ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए और रोकना चाहिए ट्रांजैक्शन को अगर पॉसिबल हो तो। नहीं वही जैसे भी अभी अनमोल जी ने कहा, नॉर्मली क्या होता है जहाँ लंबा ट्रांजेक्शन हो रहा है, जैसे कोई एक कलकत्ता की पार्टी हो दिल्ली से ले रहा है, मीनवाइल उसको पता चलता है, पता ही नहीं है लोगों को कि मेरा कैंसिलेशन हो गया या पीरियड है। जबकि ये बिल्कुल बात सही है कि सब चीज देखनी चाहिए, व्यापारी को अलर्ट रहना चाहिए। पर प्रैक्टिकली आप भी अंशुल जी जानते हैं व्यापारी कितना चीज देख पाता है, नहीं देखता वो इन सब। बिल्कुल सही बात है सर, लेकिन जीएसटी तो हमसे यही एक्सपेक्टेशन कर रही है गवर्नमेंट की हम ज्यादा से ज्यादा अलर्ट रहे अपनी चीज में जो। अच्छा अनमोल जी, अभी डिस्कशन हम लोगों का चल रहा था सर, स्विगी और जोमेटो पे जो टैक्स लायबिलिटी आई है रेस्टोरेंट के केसेस में, उसके अंदर हम लोगों को R1 में जैसे 3B के अंदर तो 3.11 में 2 पार्ट दे दिए उन्होंने। एक पार्ट हमको भरना है, जैसे हमने जो टोटल सप्लाई करी, एक एग्जांपल के देता हूँ, मैं एक रेस्टोरेंट ओनर हूँ, मैंने 1 लाख रुपए की सप्लाई करी किसी मंथ में, मैंने 60,000 रुपए की सप्लाई करी थ्रू स्विगी जोमेटो और 40,000 रुपए की अपने काउंटर से करी। ठीक है, तो 40,000 पे मेरी टैक्स लायबिलिटी बनती है जो मैं पे करूंगा, 60,000 की स्विगी लेगा, तो वो मेरी एज ए एग्जेम्प्टेड सप्लाई है। मेरा 3B के अंदर मैं इस दोनों चीजों को फीड करता हूँ, मुझमें वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। R1 में हम क्या करेंगे? R1 में जो मेरी टैक्स लायबिलिटी है वो तो मैं प्रॉपर करूंगा ही करूंगा। सर ये ना कुछ प्रोसीजरल मुद्दे हैं, ये मैं आपकी बात समझ गया, कुछ प्रोसीजरल मुद्दे हैं सर। आप इसको ना क्या कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरे को पिंग कर दीजिए सर, एक मैसेज डाल दीजिए या मेल डाल दीजिए, मैं आपको एक इलैबोरेटेड इसका ना पूरा प्रोसीजरली कि कहाँ पे कौन से फॉर्म में कौन से टेबल में दिखाना चाहिए, कैसे दिखाना चाहिए। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा सर कि जो सप्लाई आप बता रहे हैं कि जोमेटो के थ्रू आप कर रहे हैं, स्विगी के थ्रू कर रहे हैं, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। सबसे पहले तो हमें समझना है सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है। और ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू हम कर रहे हैं तो ये सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में कवर होगी। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि यहाँ पे जो लायबिलिटी बनेगी उस सप्लाई पे वो ई कॉमर्स ऑपरेटर की है, ना कि सर्विस जिसने दी है उसकी है। यानी हम जो बिलिंग करेंगे वो ई कॉमर्स ऑपरेटर को स्विगी के नाम पे करेंगे, नॉट अपने कस्टमर के नाम पे, ठीक है। तो अपना अगर अपनी सप्लाई को हम जब डालेंगे स्विगी के नाम पे डालेंगे और उसको इनवॉइस पे लिखेंगे लायबल टू RCM, और अपने 3.11 जो टेबल है उसके कॉलम नंबर 2 में डालेंगे, जिससे कि उसकी सप्लाई जब हम अपना R1 भर देंगे
तो स्विगी के पोर्टल पे जाके जब वो सब दिखेगी तो उसको आरसीएम में टैक्स उस पर पे करना है। अंशुल जी प्रैक्टिकली क्या है कि हम जो बिल है ना, जो ऑनलाइन ऑर्डर आता है उसमें मेरा जो बिल जनरेट होता है वो डायरेक्ट कस्टमर के नाम होता है, ना कि स्विगी के नाम। स्विगी एक बिल्कुल सही मीडियम है, है। स्विगी एक मीडियम है बिल्कुल ना, सही हम है। स्विगी के नाम से बिल जनरेट कर सकते हैं। लेकिन आपको अपनी देखिए सर, देखिए आप बात कर रहे हैं कि जो प्लेटफॉर्म आपको स्विगी ने दे रखा है वहां पे बिल कस्टमर के नाम पे जनरेट हो रहा है, वो आपको स्विगी ने प्लेटफॉर्म दे रखा है। जी मैं ठीक कह रहा हूँ ना? वो एक प्लेटफॉर्म है जो स्विगी ने आपको प्रोवाइड किया हुआ, चाहे मोबाइल ऐप के थ्रू हो या वेब पोर्टल के थ्रू। सर मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, मैं एग्जांपल देता हूँ। नॉर्मली क्या होता है, स्विगी ने अपने वेबसाइट पर मेरे रेस्टोरेंट का मेनू शो कर रखा है, किसी कस्टमर ने डायरेक्ट स्विगी के पे किया, स्विगी ने मेरे पास उसकी एक इन्फॉर्मेशन आ गई, मैंने उसको प्रिपेयर किया, उसका फूड उसको डिलीवर कर दिया थ्रू स्विगी। तो जो मेरा बिल जनरेट होगा सर वो होगा डायरेक्ट कस्टमर के नाम। और अभी तक क्या होता था सर कि मैं टैक्स मैं खुद कलेक्ट करता था, बट जब से जोमेटो की सर्विसेज पे आया तो फिर जब डिपार्टमेंट ने ये कह दिया कि अब इस पे जो टैक्स कलेक्ट करेगा वो स्विगी या जोमेटो करेगा, तो स्विगी जोमेटो उस पार्ट पे कर रहा है, वो उस पार्ट पे मैं नहीं ले रहा हूँ टैक्स। बिल्कुल। तो उस पे उसने स्विगी ने कलेक्ट किया, स्विगी ने वो कर दिया, तो टैक्सेबल सर्विसेज तो हो गई वो स्विगी की। मेरा पार्ट है, मेरे टर्नओवर का तो पार्ट है ना, इधर एक तरीके से मैंने मेरी टैक्स लायबिलिटी नहीं है। तो अब मुझे मेरा टर्नओवर पार्ट डिसाइड होगा वो R1 से डिसाइड होगा, बिल्कुल होगा, 3B से नहीं होता। तो मुझे R1 में उसको दिखाना है मुझको, बिल्कुल तो दिखाना R1 में जब मैं जो शो करूंगा तो वहां पर मैं जो प्रैक्टिकली अभी क्या कर रहे हैं कि हम R1 में उस सेल को दिखा रहे हैं और टैक्स लायबिलिटी वाले कॉलम पे हम 0 कर ले रहे हैं उस चीज को। नहीं, आपको वहां पे स्विगी के नाम पे सप्लाई डालनी है, उसका जीएसटी कॉमर्स का GSTN डालना है, जिससे वो सप्लाई स्विगी के प्लेटफॉर्म पे जाए, वहां पे आरसीएम में उससे मांगे टैक्स कि आपकी इतनी सप्लाई हुई है, आरसीएम में आप इसको टैक्स जमा करिए इस पे। तो सर मैं उसके डिटेल कैसे दे पाऊंगा जब मैंने बिल ही नहीं इश्यू किया स्विगी को? सर आपकी जितनी भी सप्लाई है आप उसको, उसकी जो डिटेल्स है सारी B2C में है जी, सारे B2C डीलर्स होते हैं, उन सबकी आपको B2B वाले कॉलम में स्विगी के पोर्टल पे डालनी है। और यानी आपका कहने का मतलब है जितनी भी सप्लाई हमने स्विगी के पोर्टल से करी है वो डायरेक्टली, तो हम उसका पर डे का एक बिल इशू करें, क्या करें, क्या प्रैक्टिकल रखेंगे? देखिए सर इसमें एक आपको 200-500 बिल होते हैं। हाँ, सेक्शन 31 का आपको यहाँ पे वो लेना पड़ेगा, जो है कि उसमें 5000 रुपीज की लिमिट है, अगर उससे नीचे का बिल है तो आपको सेपरेट बिल जारी करने की जरूरत नहीं है, अगर उससे ज्यादा है तो सेपरेट बिल जारी होगा ही होगा उसका। तो मैं यहाँ पे कहूंगा सेपरेट बिल आपको प्लेटफॉर्म दे रखा है उसका, तो सेपरेट बिल जारी होते हैं, चाहे 100 रुपए का आइटम हो चाहे 150 का, सेपरेट बिल जारी हो तो मच बेटर है सर। और सारी सप्लाई के बिल्स जो हैं आपको स्विगी के नाम पे डालने पड़ेंगे। ये सेक्शन 95 गवर्न कर रहा है, आप एक बार उसको देख लीजिएगा, सेक्शन 95 है आरसीएम वाला। तो इसमें लायबिलिटी ई-कॉमर्स ऑपरेटर की है, हमारी नहीं है, इसीलिए हमको 3.11 की जो टेबल है उसमें कॉलम नंबर बी में हमें अपनी सप्लाई देनी है, सिर्फ डिस्क्लोज करनी है, नॉट उसको कोई टैक्स देना है। 3B अंशुल जी 95 मेरे पे 95 तभी एप्लीकेबल होता है जब मैं डायरेक्टली बिल करता उसको प्लेटफॉर्म पर, डायरेक्टली स्विगी को करता और वहां पर अंडर आरसीएम में वो लेता। नहीं सर, नहीं, आप 95 देखेंगे उसमें बताता है कि कोई भी रजिस्टर्ड डीलर, कोई भी पर्सन, रजिस्टर्ड डीलर नहीं है शब्द उसमें, कोई भी पर्सन जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपनी सप्लाई दे रहा है, स्पेसिफाइड पर्सन, स्पेसिफाइड कौन से हैं जो कि इन्होंने बताए हमें 4 या 5, ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपनी सर्विस दे रहा है स्पेसिफाइड पर्सन, वहां पे 95 एप्लीकेबल होता है। और इस केस में हमें अपनी सप्लाई R1 में स्विगी के नाम पे डालनी है, जिससे कि वो वहां पे आरसीएम में टैक्स पे कर सके। ये मेरा व्यू है सर अपना। अनमोल जी पढ़ा रहे थे तो मैं साथ के साथ उसको भी थोड़ा सा देख रहा था, ये टॉपिक को मैंने पेंडिंग में ले लिया, तो मैं सोचा हैंग पॉइंट इसको निपटा लूं। मेरा अपना व्यू तो सर यही है। और सर अनमोल सर थोड़ा सा अगर सर ने कहा है कि एक बार इनको डाल देंगे, पिंग कर देंगे, बता देंगे। मैं पिंग कर देते हैं, एक बार डाल दीजिए, मेरे को एक बार डाल दीजिए, मेल पे डाल दीजिए, मैं आपको पूरी ट्रांजैक्शन कैसे घूमेगी, कौन सा प्रोविजन लगेगा, कितनी अमाउंट कौन से कॉलम में दिखानी है, मैं सबका आपको उसका बता दूंगा। नहीं अनमोल जी, हम आपको पिंग कर देते हैं, उसके बाद मैं फोन से भी आपसे कांटेक्ट कर लूंगा, आपको बता दूंगा। चले जी, और अपना व्यू हो सकता है सर गलत हो, जरूरी नहीं है सही हो, मैंने जितना नहीं सर, ये प्लेटफॉर्म है डिस्कशन का ही है ना, प्रैक्टिकली हर चीज को ये डिस्कशन का ही है। आप यहाँ पर गलत और सही होने का मैटर नहीं है, यहाँ पर गलत और सही होने का मैटर नहीं है, यहाँ पर एक सोल्यूशन निकालने का मैटर है।
जी हाँ इसमें और जब यही है अपने मेरे साथ इतने हिसाब से। गुणवान व्यक्ति बैठे हों तो अपन को ये बात उठाना भी बिल्कुल सर, चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अंशुल जी मैं एक बात बोलना चाहूंगा। जी आज सर। के हमारा जो जीएसटी लॉ है उसमें ऐसी दुविधा है कि किसी को भी नहीं पता कि कौन सही है कौन गलत है। तो ये आप जो बात बात सही है कह सर। रहे हैं कि मेरे को पता नहीं मैं सही हूँ या गलत हूँ, तो नहीं एक नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा अपना व्यूज है ये, नहीं बिल्कुल सही मेरा बात अपना है व्यूज। सर। मैं यही कह रहा हूँ कि लॉ इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुका जी है, जी जी वीक जी बेसिस पे अमेंडमेंट आ रही है। मिनिस्ट्री पहले सर। बोलती है प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करूंगी, फिर प्रोस्पेक्टिव कर देती है, फिर प्रेस रिलीज के थ्रू हाँ रेट्रोस्पेक्टिव लेकर हाँ आती हाँ, रात को सोते हैं, पढ़ के कुछ और, पता लगता है कि सुबह मिला कुछ और। और किसी सज्जन को कोई प्रश्न करना हो तो कर ले। राहुल दास शर्मा जी आ रहे हैं भाई। राहुल जी सर नमस्कार। से भी जान लेते हैं, उस सर से भी जान लेते हैं उसमें इनका क्या व्यूज है सर का। राहुल जी भाई साहब नमस्कार साहब, क्या हाल है भाई साहब? अरे बड़े हॉट टॉपिक के समय आप आए हैं आज। भाई साहब क्या हाल है? भाई साहब नमस्कार, राहुल भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। चलिए इसको डिस्कशन को ही विराम देते हैं और अब किसी को कोई प्रश्न अगर करना हो अमोल सर से आज के विषय में तो बात पूछ लें। नहीं है तो अब चूंकि सर का उद्बोधन पूरा हो चुका है, अब समय है कि सर को धन्यवाद दिया जाए। तो धन्यवाद देने के लिए आज हमारे सहारनपुर के हमारे छोटे भाई प्रियांक भारद्वाज जी हैं, वो धन्यवाद प्रस्ताव पारित करेंगे और आदरणीय संजय जी से निवेदन करूँगा कि वो राष्ट्रगान का पाठ करें आज। पहले थोड़ा धन्यवाद दे दें अपने प्रियांक सर। नमस्कार सर। आज वो आपका कुछ साउंड डिस्टर्ब हो रहा है यार, आपका आवाज़ में डिस्टर्ब आ रही है। आवाज आ रही है सर? प्रियांक जी हेडफोन हटा के करिए, क्लियर है। हेडफोन आके बात करिए, शायद आवाज़ आने लगी। सही है, हेलो, हाँ अब सही आ रही है। हेडफोन हटा दीजिए। नहीं डिस्टर्ब हो रहा है। डिस्टर्ब कैसे? प्रियांक जी हेडफोन हटाइए, हेडफोन हटा लीजिए लैपटॉप में से, आवाज क्लियर हो जाएगी। मोबाइल से शायद देख रहे हो। आ रही होगी सर आवाज तो? आपसे हाँ आपसे यार आ रही है सर। जी जी अनमोल जी, आपने जो अपना इतना कीमती समय हमें दिया है और सब रूल्स सेक्शंस वगैरह वो तो हम पढ़ते ही हैं और यूज़ भी करते हैं, और लेकिन बिना हाई कोर्ट के जजमेंट के, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, मतलब हमारे जो जवाब हैं वो जजमेंट के बिना अधूरे हैं। और आपने हर टॉपिक का अलग अलग, मतलब जो भी जजमेंट्स आपकी नॉलेज में थे, जजमेंट तो और भी बहुत हैं, लेकिन जो टॉपिक वाइज जिस तरह से आपने हमें बताए हैं, तो वो ये निश्चित रूप से हमें कहीं भी हम अपना किसी भी टॉपिक पे जवाब देंगे तो ये हमें यूज़फुल रहेंगे। और इसके लिए इसका आपने डिटेल में, मतलब आपने एक एक चीज़ की कौन सा जजमेंट में क्या बात है, क्या उसमें खासियत है, वो भी आपने हमें शॉर्ट में सारा कुछ बताया। इसके लिए अपना कीमती समय देने के लिए मैं अपनी ओर से और हमारे उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संघ की ओर से और नर्मदापुरम टैक्स बार एसोसिएशन और छतरपुर टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से, सभी की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना कीमती समय हम लोगों को दिया। और सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद कि
मतलब हम श्रोता में भी हूँ कि हम सब लोगों ने इन्होंने जो हमें पढ़ाया है उसे ध्यान से सुना है। तो एक बार और अनमोल जी का धन्यवाद। धन्यवाद अनमोल जी। थैंक यू सर, थैंक यू। अब सभी से निवेदन है कि राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। इसके बाद हम सभा समाप्त करेंगे। चंडीगढ़ मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग हिमाचल यमुना गंगा जलद तिरंग जब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे आए तब जय गाथा। शनिगढ़ मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सभी साथियों को धन्यवाद। अगले हफ्ते मिलते हैं सर सभी साथी। थैंक यू। इस सभी के साथ ही आज का कार्यक्रम समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। अगले शनिवार को पुनः नए टॉपिक के साथ अपनी मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। और दीपावली के लिए अगले हफ्ते क्या टाइम है? दीजिए, अगले हफ्ते दीपावली मिलेंगे। शुभ रात्रि।